Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, guys. Very good evening. गुड इवनिंग सर। एक क्वेश्चन है। Yes, Prabhat. RJ45 का जो 8 पिन कनेक्टर है, तो उसमें सर वाई 1, 2 और 3 तो ट्रांसमीटर और रिसीवर है। 1, 2 और 3 और 3, 6 6. हाँ जी. इनका यूज हो रहा है, और यहाँ पे 4, 5, 7, 8 का यूज नहीं है। तो यहाँ पे हाँ. एक जगह पढ़े थे कि सर अनयूज दिखा रहा है, और एक जगह पढ़े है जिसको डीसी सप्लाई दे रहा है। तो कौन सा इसको करेक्ट माना जाए? आपको मैंने कल कुछ और भी बताया था, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना होगा. कल क्या बताया था कि 4, 5 और 6, 7 किस चीज के लिए यूज होती है? ध्यान नहीं बताए थे, दिया। नहीं बताए थे? याद नहीं है. तो 4, 5 आपकी ऑडियो के लिए, और 7, 8 आपकी वीडियो के लिए यूज होती है. अगर ऑडियो वीडियो के अलावा, अगर डिपेंड करता है कि अगर कोई हमारी पावर डिलीवरी वाली डिवाइसेस है, यानी कि उसको हम पीओई बोलते हैं, पावर ओवर ईथरनेट. तो पीओई अगर डिवाइस होगी तो उसमें वो पावर भी दे सकता है बाकी की तारों से. ओके सर। ठीक है. ठीक है सर। हो गया क्लियर? तो एक जगह जो लिखा हुआ था डीसी सप्लाई, तो वो क्या था? वो वो रॉन्ग लिखा डीसी हुआ सप्लाई था। वही है, पीओई की बात कर रहा है वो, पावर ओवर ये ईथरनेट अगर होगा वो. लेकिन हमारा जो डिवाइस है वो होना चाहिए, यानी कि स्विचेस आते हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें जो पीओई आते हैं वो भी अगर है तो अगर उसमें देगा पावर, अदरवाइज वो नहीं देगा उसमें. हाँ, यानी कि यूवीआर। हमारे कंप्यूटर, हमारा अगर दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई पावर नहीं है उसके अंदर, तब कोई भी डीसी सप्लाई नहीं दे रहा है उसको. यहाँ पे सर HFCL का यूवीआर हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग यही का हाँ. यूज करते हैं। हाँ, जैसे वायरलेस डिवाइसेस भी होती हैं जो आपकी, जो आपके वैप लगे होते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, उनको भी क्या होता है ना, अडेप्टर से पावर नहीं मिलता, उनको लैन से ही पावर मिलता है. उसको हम फिर पावर ओवर ईथरनेट बोलते हैं. ओके यानी सर। कि हमारे लैन के थ्रू ही पावर मिल जा रहा है उनको. ठीक है, बस ठीक यही. है, ओके सर। हम्म. और कोई क्वेश्चन है किसी का? Hello, sir. Good evening. ये साई कृष्णा. So yesterday I couldn't attend the class for some personal reasons. So can you please outline the topics you have discussed in the class so I can walk through them whenever I'm free. Hope you Yeah, feel Sai comfortable. Krishna, you have to watch the video for yesterday, but Yes, sir. what we have discussed is, we have discussed all the basic stuff, that how exactly the connectivity is being connected within the office, within two different you can say rooms, or how exactly internet is getting connected. We have just discussed those things, and as well as we have discussed the cables, what type of cables are available, even the uh, coaxial cable, UTP cables, and how exactly they get connected. The connector we use, that RJ45, those things we have discussed. So it's not that much. If you have a little bit idea about these, it's okay. Otherwise, you will get a good idea once you watch the video. Yes, so the videos are like there is a problem with the videos, so I couldn't access them. The videos are playing and the No audio problem. isn't No available. problem. So I'm working. I'm Oh, working. okay. Yeah, No thank you. Thank problem. you. Yeah, no problem. Okay, guys. So we'll move further. और आज के लिए हमारे पास दो, जो हमने कल देखा था, जैसे टोपोलॉजीज की बात करी थी हमने, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और हमने बात किया था कि जो हमारा पैच पैनल होता है, रैक कैसी दिखती है, वो सब हमने बात किया था. ठीक है. तो वो जस्ट एक आइडिया देना चाह रहा था आपको भी एग्जैक्टली कैसे होता है. और मेन इंपॉर्टेंट हमने बात किया था स्टैंडर्ड के बारे में. तो अगर हम लैन स्टैंडर्ड की बात करें, तो लैन स्टैंडर्ड जो हमारा होता है उसकी हमने बात करी थी, राइट? तो मैं एक बार आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ. तो जैसे मान लीजिए गूगल, तो हमारे जो लैन के स्टैंडर्ड्स हैं
वो है EIA TIA, EIA TIA, ठीक है, 568E A एंड 568B स्टैंडर्ड, जिसमें जो है 568B जो होता है आपका, वो कौन सा होता है, ऑरेंज से स्टार्ट होता है, व्हाइट ऑरेंज से स्टार्ट होता है, राइट। तो EIA TIA आपके ये स्टैंडर्ड्स हैं, और इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी हम देख लेते हैं, EIA TIA एग्जैक्टली क्या डिफरेंट, क्या मीनिंग है इनका। और ये किसके स्टैंडर्ड हैं, ये लैन के स्टैंडर्ड्स हैं आपके, ठीक है, जो हम RJ45 वाला जो कनेक्टिविटी करते हैं उनके स्टैंडर्ड्स हैं आपके ये, ठीक है। तो EIA TIA का मतलब है, ये है आपका टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो TIA का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, और EIA का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो EIA TIA वालों ने ये स्टैंडर्ड बनाया था कि आपकी जो कनेक्टर्स हैं वो कैसे, किस तरीके से दिखते हैं, यानी कि उनकी जो कलर कोडिंग है या उनकी जो कनेक्टिविटी है। तो क्रॉस केबल और हमारा जो स्ट्रेट थ्रू केबल है, वो दो केबल हमने कल देखी थी। तो एक और केबल भी होती है जिसको हम बोलते हैं रोल ओवर केबल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक तो हमने देखी थी जो होती है हमारे पास क्रॉस केबल, और क्रॉस केबल किस में लगती है, जहाँ पे आपके सेम डिवाइसेस हैं। क्यों? क्योंकि जो है क्रॉस करना पड़ेगा, बिकॉज वो सेम पिन नंबर पे स्पीक कर रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग ऑन द सेम पिन नंबर्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग, यानी कि TX एंड RX। TX का मतलब होता है ट्रांसमिशन और RX का मतलब होता है रिसीवर, है ना, रिसीविंग एंड। तो क्रॉस केबल आपकी क्या यूज होती है यहाँ पे, जहाँ पे सेम डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और आपका जो स्ट्रेट थ्रू केबल है, जिसको हम स्ट्रेट थ्रू केबल बोलते हैं एक्चुअली में, दैट विल बी यूज्ड इन दी डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है। और एक और केबल होती है जिसको हम बोलते हैं रोल ओवर केबल, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। रोल ओवर केबल, रोल ओवर केबल हमारे किस काम आती है, या रोल ओवर केबल हमारे किस काम आती है। रोल ओवर केबल आती है हमारी किसी भी डिवाइस का कंसोल, यानी कि उसका एक्सेस लेने के लिए। फॉर एग्जांपल एक राउटर है या एक फायरवॉल है, तो एक राउटर में, एक फायरवॉल में एक एक्स्ट्रा पोर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं कंसोल पोर्ट। क्या बोलते हैं? कंसोल पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट होती है हमारे पास, ठीक है। कंसोल पोर्ट नहीं होती, कंसोल का मतलब अलग होता है, कंसोल का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो कंसोल पोर्ट होती है आपकी, दिस कंसोल पोर्ट विल बी यूज फॉर द मैनेजिंग दैट डिवाइस, यानी कॉन्फ़िगरिंग दैट डिवाइस, यानी कि जो उसको जो डिवाइस है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग को ये कंसोल पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और एक्चुअल मेन चीज ये है तो कि इसको ये जो कॉन्फ़िगर कंसोल पोर्ट करने के होती लिए है, कंसोल केबल का इस्तेमाल होता है। हाँ जी, वो कंसोल केबल नहीं, रोल ओवर केबल लगती है वैसे बीच में। लेकिन आजकल क्या है कि कोई भी रोल ओवर केबल को बनाता नहीं है, यानी कि हम क्रिएट नहीं करते, इसलिए बनी बनाई हमें मिल जाती है वो। लेकिन हम इसे बना भी सकते हैं इन केस अगर रिक्वायरमेंट है। तो कंसोल पोर्ट भी जो है वो भी आपकी RJ45 यानी कि रजिस्टर्ड जैक 45 की तरह ही दिखती है, ठीक है। तो आपकी जो RJ45 पोर्ट है वो भी RJ45 की तरह ही दिखती है, कंसोल पोर्ट। लेकिन आपको कैसे डिफरेंस पता लगेगा, या तो उस पोर्ट के नीचे लिखा होगा कंसोल, और साथ में उसके ऊपर एक ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की मार्किंग होती है कंसोल पोर्ट पे, तो इसीलिए आपको वहां से डिफरेंस पता लगेगा। और ये अलग से एक लौती एक ही होती है, यानी कि दो नहीं होती, तीन नहीं होती। तो अगर इकट्ठी पोर्ट है तो वो कंसोल नहीं होगी, यानी कि RJ45 की 1 2 3 4 इकट्ठी कुछ पोर्ट नजर आ रही है, तो हो सकता है वो किसी और काम के लिए हैं, ईथरनेट के लिए हैं, लैन के लिए हैं, स्विचिंग के लिए हैं। लेकिन अगर आपकी एक सिंगल पोर्ट अलग से है, उसके आजू बाजू यानी कि इधर उधर कोई भी, देर आर नो पोर्ट्स इधर इन द साइड और द नेक्स्ट टू द पोर्ट, दैट मीन्स वो पोर्ट आपकी क्या है, RJ45 है, लेकिन वो कंसोल पोर्ट है, राइट। तो वो कंसोल पोर्ट मेन मेन मोटिव क्या है हमारा, रोल ओवर का। तो रोल ओवर केबल वहां यूज होती है, वो हम बाद में भी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लगेगी। लेकिन रोल ओवर केबल की पिन नंबर का क्या? तो रोल ओवर की पिन जो बनानी है, इन केस अगर हमें बनानी पड़े, तो उसका सिंपल सा फंडा है, कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, चाहे EIA TIA 568A वाला ले लो जो व्हाइट ग्रीन से शुरू होता है, या EIA TIA वाला 568B वाला ले लो जो व्हाइट ऑरेंज से शुरू होता है। दोनों में से कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, जो एक साइड रखोगे, यानी कि केबल के दो एंड होते हैं, तो एक साइड में आपको जो भी इसका पहला है वो उसका आखिरी होना चाहिए, और जो उसका दूसरा है वो उसका सातवां होना चाहिए, यानी कि 1 to 8, 8 to 1।
तो इसमें ऐसा होता है आपका। तो 1 to 8 तो जो भी आपकी कलर कोड होगा वो सेम रहेगा, दूसरे एंड पे उल्टा हो जाएगा उसका बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या करते थे, 1236 करते थे। 1236 का आंकड़ा है ना, यानी कि 1236 यानी कि फर्स्ट की थर्ड, सॉरी फर्स्ट की थर्ड और सेकंड की 6, यानी कि एक 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 की 3 में और 2 की 6 में, ऐसे हम करते थे रिसीविंग, सेंडिंग और रिसीविंग वाली। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा हो जाएगा 8 to 1। तो यानी कि एक साइड में 1 to 8 जो भी पिन नंबर है, यानी कि जो भी कलर है, उसका उल्टा करना पड़ेगा हमें वहां पर। लेकिन क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल में ऐसा नहीं है। स्ट्रेट केबल में तो क्या है, दोनों साइड सेम ही कलर कोड होना चाहिए। क्रॉस केबल में क्या है, जो इसका फर्स्ट है वो उसका थर्ड है, जो इसका सेकंड है वो उसका सिक्स्थ है, और सेम उधर से भी सेम ही बात है। तो वो क्रॉस केबल होती है हमारी। स्ट्रेट केबल जिसमें सेम होंगी दोनों तरफ से। रोल ओवर केबल जिसमें एक तरफ से 1 से लेकर 8 होगा और दूसरी तरफ से 8 से लेकर 1 होगा उल्टा। ठीक है, तो ये चीज आपकी रोल ओवर केबल है। तो रोल ओवर केबल वैसे रेयरली हमको बनानी पड़ती है, अदरवाइज ये बनी बनाई मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, रोल ओवर केबल, देखो ये वैसे कलर कोड भी आपको नजर आ रहा है। तो इसने जैसे 568B का इस्तेमाल किया है, तो पहले से लेकर 8 और दूसरी साइड में फर्स्ट से लेकर 8 उल्टा। तो ये उल्टा कर देगा बस। ये 8वें का यहाँ से पहला हो जाएगा, जो इसका 7वां है वो इसका दूसरा हो जाएगा, जो इसका 8वां है वो इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप पोर्ट कंसोल केबल देख रहे हो यहाँ पर ब्लू कलर की, इस टाइप की केबल होती है। हालांकि आजकल ये DB9 बोलते हैं इसको, जो 9 पिन का जो कनेक्टर है यहाँ पर डी टाइप का दिख रहा है आपको। ये कनेक्टर की बजाय इसके आगे USB आ गया, क्योंकि हमारे पुराने कंप्यूटर्स में इस टाइप का पोर्ट होता था, जहाँ पे वो गोली वाला माउस लगता था जिसमें नीचे बॉल होती थी, अगर किसी को याद हो तो, किसी ने देखा हो तो। अदरवाइज वो जो पुराने कंप्यूटर होते थे उसमें ये वाला पोर्ट लगता था। अदरवाइज वो पोर्ट नहीं है, जिसको हम कॉम पोर्ट बोलते थे, COM1 COM2, तो वो तो नहीं होता आज की डेट में, इसीलिए USB हो गया है। तो यानी कि एक साइड से RJ45 जो हमारी कंसोल पोर्ट में लगेगी, एंड एक साइड से USB बन जाती है ये। ठीक है, तो वो USB कहाँ लग जाती है, देखो ये वाली केबल जो यहाँ पर ये अमेजोन पे बिल मिल भी रही है, ग्रे कलर की, राइट हैंड साइड में जो दिख रही है आपको, ये एक साइड से आपकी RJ45 है एंड दूसरी साइड से USB है। तो ये बनी बनाई रोल ओवर केबल है एक्चुअली में। लेकिन अगर हमें बनानी पड़े अपनी लैन केबल की, लैन केबल कौन सा होता है हमारा, जो भी UTP केबल या STP केबल, उससे बनाना पड़े अगर इसको, तो कैसा रहेगा ये A1 to 8 और 8 to 1 उल्टा, इस तरीके से इसकी केबलिंग होगी, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो रोल ओवर की। ठीक है, और रियल केबल ऐसे नजर आती है अगर बनी बनाई खरीदेंगे तो। और कलर कोड आप यहाँ पे देख ही रहे हो, 1 से लेकर 8 और 8 से लेकर 1 उल्टा। ठीक है, दोनों वाले जैक में अगर हम बनाएंगे तो फिर आगे इसको कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि दोनों साइड RJ45 होगा, हमें तो एक साइड USB चाहिए, तो कन्वर्टर आता है RJ45 से, वो USB बना देता है उसको। फिर उसे हम एक साइड से कंप्यूटर में लगाते हैं, और हम कुछ अपना एक सॉफ्टवेयर होता है हमारा, पटी बोलते हैं जिसको, पुट्टी बोलते हो लोग, सब लोग नाम से, बट वो होता है पटी, PUTTY पटी। पटी एक सेशन होता है, यानी कि टेलनेट सेशन या किसी का रिमोट लेने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे कंसोल का ऑप्शन होता है, तो वहां से हम किसी भी डिवाइस का कंसोल लेते हैं, उस डिवाइस को मैनेज करने के लिए, यानी कि कॉन्फ़िगर करने के लिए। इनिशियली जब डिवाइस आती है तो वो खाली आती है, उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे देख भी पा रहे हो, जैसे ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मेरे पास स्विच है और यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है। तो RJ45 लग जाएगा कंसोल में इधर, और उसके बाद वहां से USB लग जाएगा मेरे कंप्यूटर में। ठीक है, पुराना वाला कंप्यूटर है तो वो DB9 वाला, ये जो 9 पिन का कनेक्टर था पुराने वाला, वो वैसे ही लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रोल ओवर केबल। Question regarding this. ठीक है, सो Hello. यस इमरान। So this is what you just mentioned. Is 1 to 8 and 8 to 1. So where we put the USB or the on RJ45? any side, on any side you have to get the converter which is called the Buffalo converter, and that It doesn't connector you matter have to where put. you. Yeah, it doesn't matter which side you want to put, any side you can put, it doesn't matter. Okay, because we just want to convert it from RJ45 to USB, and the reason is just because our laptop doesn't have this kind of port now. That is the reason that we need to have the
USB port converted from the RJ45. Thank you. So you got it. So ये जो मैं बोल रहा था आपको कि क्रॉस केबल, स्ट्रेट केबल, रोल ओवर केबल, ये सब हम पढ़ चुके हैं, राइट। और कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूज होती है मैंने आपको कल और भी दिखाया था इन चीजों के बारे में, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा आगे और। तो अभी हम चलेंगे डिवाइसेस के ऊपर, बट डिवाइसेस से पहले कुछ और भी चीजें देख लेते हैं, वैसे जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही चुके हैं। केबल्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, स्टैंडर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो टोपोलॉजीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ। वैसे तो उससे पहले डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं, एक काम करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये मैंने आपको कल भी दिखाया था। तो आज की डेट में हमारे पास नेटवर्क कार्ड लगता है। ये जो PCMCI ये कार्ड है, ये पहले हुआ करता था, इसका यूज नहीं होता है, तो इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, पुराना है ये पहले लैपटॉप में क्या होता था कि पहले लैपटॉप में लैन कार्ड नहीं होता था, एक कार्ड लगता था, उस कार्ड में कन्वर्ट करके एक तार लगती थी जो कि टेलीफोन वाली तार में बदलती थी, फिर वहां से इंटरनेट चलता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट हमारे लैपटॉप में कौन सा पोर्ट होता है, ये वाला जो दिख रहा है आपको RJ45 वाला, वैसा ही पोर्ट होता है। अगर आपके कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप का कार्ड है, वैसे लैपटॉप का कोई कार्ड नहीं आता। लैपटॉप का क्या आता है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि इन केस अगर आपको लैपटॉप का देखना है तो लैपटॉप वाला कैसा दिखता है, आप यहाँ पे अगर सर्च मारोगे RJ45 LAN USB, तो आप USB वाला खरीद लोगे, ये आता है ना। अगर आपके लैपटॉप का इनबिल्ट वाला लैन कार्ड खराब हो जाए तो फिर हम इस तरीके का खरीद लेते हैं, USB से वो लैन बना देता है, और उस वाले पोर्ट को हम एज इंटरनेट के तौर पे, यानी कि अपनी इंटरनेट वाली तार या लैन वाली तार को जोड़ करके यूज करते हैं। तो इस तरीके का आता है आपका, राइट। तो ये हमारा क्या है, लैन कार्ड है, यानी कि निक कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कह सकते हो, नेटवर्क अडेप्टर कह सकते हो, ठीक है। और ईथरनेट कार्ड बोल सकते हो, नेटवर्क कार्ड बोल सकते हो, नेटवर्क अडेप्टर बोल सकते हो, है ना। तो ये सारे नाम एक ही चीज के हैं जो नेटवर्क कार्ड है, और ये जो नेटवर्क कार्ड है ये सब जगह मौजूद है, यानी कि आपके स्विचेस में, राउटर में, फायरवॉल में, किसी में एक है, किसी में ज्यादा है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, स्विचेस में तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो एक तरीके के लैन कार्ड ही है, एक तरीके के पोर्ट ही है आपके, लैन पोर्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये इन पोर्ट को हम वैन पोर्ट नहीं बोलते, क्योंकि ये वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क पोर्ट नहीं है, ये लोकली, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि 100-200 मीटर तक की रेंज का ही कनेक्टिविटी करते हैं ये, इसलिए इनको सबको हम लोग लैन पोर्ट बोलते हैं। हालांकि देखो एक चीज और है, एक यहाँ पे फैक्ट बताता हूँ। हालांकि ये जो RJ45 पोर्ट्स हैं, वी कैन यूज देम एज अ वैन ऑल्सो, है तो ये लैन पोर्ट, लेकिन अगर मान लेते हैं, पेंसिल ले लेते हैं अपनी, मान लेते हैं कि ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे ISP बोल रहे हैं इसको, जिसको हम, ये मेरा ISP है, ठीक है। और ये ISP से इसने क्या किया, ये मेरी कंपनी है यहाँ पर, और यहाँ पे इसने ISP ने क्या किया, एक तार लगाई और वहां पे अपना स्विच लगा दिया, ठीक है। जो हम ये स्विच स्विच बोल रहे हैं, अभी देखेंगे कैसा दिखता है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये स्विच लगा दिया, स्विच के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे हमारे कंप्यूटर लगना शुरू हो गए, या फिर इंटरनेट वाली जो तार है वो हमने इसमें स्विच में लगा दी, आगे अपना एक और स्विच लगा लिया। तो ये लैन पोर्ट के थ्रू ही हमारा इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, अपना एक स्विच दे दिया जिसके अंदर उसका इंटरनेट आ रहा था, और बीच में पीछे से फाइबर को कन्वर्ट करके वो स्विच में दे रहा है, तो वो डिपेंड करता है। अदरवाइज इन पोर्ट्स को हम लोग, ये जो RJ45 वाली पोर्ट्स हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, लैन पोर्ट्स ही बोलेंगे, वैन पोर्ट्स नहीं बोलेंगे। वैन पोर्ट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दो बड़े नेटवर्क को नहीं जोड़ रही हैं, छोटे नेटवर्क को ही जोड़ रही हैं, यानी कि मोस्टली ये इंटरनेट नहीं चलाती हैं, मतलब इंटरनेट नहीं चलाती हैं से मतलब कि इसमें आपका बाहर से ISP से कनेक्टिविटी नहीं आती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आ रही है, कन्वर्ट होके फाइबर ऑप्टिक से, लेकिन आपका ये 100-200 मीटर तक की कनेक्टिविटी करती है, इसलिए इसको लैन पोर्ट यानी RJ45 नेटवर्क कार्ड, निक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ईथरनेट अडॉप्टर, ठीक है, ये सब नाम से आप इसको जानते हो, जिसको हम लैन कार्ड बोलते हैं।
ठीक है। अब जो हमारे पास डिवाइसेस है ना, वो बहुत सारी तरीके की होती हैं, है ना। डिवाइसेस अलग अलग टाइप की होती हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये निक कार्ड हो गया आपका, और ये हो गया आपका देखो नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस हमारे पास आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारी दिख रही हैं। हब दिख रहा है, रिपीटर दिख रहा है, राउटर दिख रहा है, नेटवर्क क्लाउड दिख रहा है। हालांकि क्लाउड एक डिवाइस नहीं है अपने आप में, तो उसके हम बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में। और भी स्विच दिख रहा है, ब्रिज दिख रहा है आपको, ठीक है। वर्क ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, खाली स्विच दिख रहा है आपको, और रिपीटर दिख रहा है। तो ये सारी टाइप की डिवाइसेस अवेलेबल है। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं, यानी कि बंद हो चुकी हैं, अब नहीं यूज होती, बट फिर भी हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं। तो इन डिवाइसेस को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अभी कि कैसे कैसे ये काम करती हैं, ठीक है। तो जरा इसको स्किप करते हैं फॉर अ पॉइंट, ठीक है। टोपोलॉजी जैसे मैं कल आपको बता रहा था, बस टोपोलॉजी में हमारी कोएक्सियल केबल यूज होती है, राइट। और कोएक्सियल केबल का प्रॉब्लम क्या है कि अगर बीच में से कहीं से भी टूटी तो सारे कंप्यूटर जितने भी जुड़े हैं उस फिजिकल लाइन में, यानी कि लाइन से जो हमने बस टोपोलॉजी बनाई थी। बस का मतलब ही क्या है, एक सीधी लाइन, तो बस जैसी दिखती है, इसलिए इसको बस टोपोलॉजी बोल दिया गया। तो इन केस अगर एनी ऑफ द वायर इज ब्रेक्ड इन बिटवीन, तो सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। और रिंग टोपोलॉजी आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने बोला था ये फाइबर ऑप्टिक में यूज होती है। सो एनी केस इसमें भी अगर रिंग टूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बस और रिंग का इस्तेमाल अब किसी भी हालत में नहीं होता है हमारे रियल वर्ल्ड में, ठीक है। और जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें बीच में हब लगा है, स्विच लगा है, उसको हम स्टार बोल देंगे, क्योंकि एक सिंगल डिवाइस से हमारा क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी हो रहा है। और दूसरा एक्सटेंडेड स्टार मतलब बहुत सारे स्विच उसी में जोड़ दिए। हिरार्किकल टोपोलॉजी मतलब ये हम हिरार्किकल वाला जो टोपोलॉजी है वो और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। मैश टोपोलॉजी क्या है कि जहाँ पे सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो वो पूरा एंटायर टोपोलॉजी बना लेती है, ठीक है। तो ये सब वही चीज है जो मैं आपको बता चुका हूँ एग्जैक्टली। कुछ स्टैंडर्ड बताने थे मुझे आपको, वो देखता हूँ, दिखाई पड़ते हैं मुझे तो। अच्छा, अब हम बैंडविड्थ की बात कर लें अगर, तो बैंडविड्थ में आपको पता है बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि कितनी लिमिट, यानी कि जैसे हमने बात किया 10 Mbps, 100 Mbps, है ना, 1000 Mbps यानी 1 Gbps, यानी उसके बाद 10 Gbps, 20 Gbps, 40 Gbps। तो ये क्या है, ये सारी हमारी स्पीड है जो हमारी केबल डेटा को लेकर के एक सोर्स से डेस्टिनेशन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाएगी, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पहुंचाएगी। वो हमारा क्या है, बैंडविड्थ कहलाता है हमारे नेटवर्क में, ठीक है। अब जब बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ क्या होती है, डुप्लेक्सिंग होती हैं। और डुप्लेक्सिंग कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है सिंप्लेक्स, दूसरी होती है, पता है किसी को, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। यस। तो हमारे पास क्या है कि 3 तरीके की होती हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स होता है, कोई बताएगा। वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, communication on that my the wireless device used by police or someone. वॉकी टॉकी। Walkie नहीं talkie, नहीं sorry. नहीं नहीं, वॉकी टॉकी वन वे नहीं होता है, पता है आपको। सर रेडियो, रेडियो। Sorry, हाँ, sorry, sorry. तो Radio, सिंप्लेक्स, radio. हाँ, सिंप्लेक्स का मतलब क्या है, प्योर वन वे। प्योर वन वे मतलब दूसरा रास्ता नहीं है उसमें, मतलब एक ही, यानी कि आएगा ही आएगा या फिर जाएगा ही जाएगा, एक ही चीज होगी उसके अंदर। मतलब दोनों नहीं हो सकती एक ही चीज, चाहे साइमल्टेनियसली भी नहीं हो सकती और इकट्ठे भी नहीं हो सकती एक टाइम पे। तो सिंप्लेक्स में क्या रहता है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है आपका जो आपका रेडियो है, दूसरा एग्जांपल है आपका जो आपका ब्रॉडकास्ट टीवी में आता है ना, जो हमारे चैनल आते हैं एंटीना से आते हैं या फिर आप डिश से लेते हो, तो वो क्या है, सिर्फ आपका सिंप्लेक्स है। उसमें आप टीवी से बैक कुछ भेज थोड़ी ना सकते हो सिग्नल। तो वो है हमारा सिंप्लेक्स, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन, यानी प्योर वन वे कम्युनिकेशन। और हमारा सिंप्लेक्स के बाद कौन सा है, हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सर हाफ एक ही साथ
एक बार में एक ही बार कम्युनिकेट होगा या कम्युनिकेट हाँ, का वन वे, ट्रांसमिट या रिसीव उसमें क्या होगा? होता है, हाँ, टू वे कम्युनिकेशन बट वन वे एट अ टाइम, बट वन एट अ टाइम, है ना, यानी कि होगा टू वे हाफ डुप्लेक्स में, बट एक बारी में एक ही होगा, राइट। तो वो हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स। उसका एग्जांपल क्या है, वॉकी टॉकी। मतलब हम बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना ओवर एंड आउट, क्यों बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि भाई मेरा बात खत्म हो गई है, अब आप बोलना शुरू करो, ठीक है। तो वो एक कोड होता है, जानबूझ के बोलते हैं कि भाई मैं बोल रहा था, बोलते बोलते मैंने ओवर एंड आउट बोल दिया, इसका मतलब मेरी बात खत्म, अब आप बोलो। अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वॉकी टॉकी में आपका क्या है कि हाफ डुप्लेक्स की तरह काम कर रहा है तो टू वे, बट एक बारी में एक ही बंदा बात कर सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं कर सकते। और जो हमारा तीसरा जो है फुल डुप्लेक्स, उसमें क्या होता है, प्योर टू वे कम्युनिकेशन। वो तो पता ही है, एग्जाम्पल क्या होगा उसका, एग्जाम्पल टेलीफोन, है ना। तो आपका इस तरीके से ये आपका काम करता है, डुप्लेक्सिंग जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कोई व्हाट इज डुप्लेक्सिंग, देन यू कैन say the three things: simplexing, half duplexing and full duplexing. Simplexing pure one way, half duplex two way but one at a time, and full duplex pure two way communication. Examples you have, ठीक है। सर क्वेश्चन क्या होगा इसके लिए? How many types of duplexing is available, या फिर एक स्पेसिफिक पूछ लेंगे आपसे कि सिंप्लेक्स क्या होता है, बताओ। तो ये आपको पता ही है, जो हमारा हम MBPS लिखते हैं ना, तो हमेशा बी छोटा होता है, वो वाला बी का मतलब होता है बिट्स पर सेकंड। तो एक जो बाइट होता है उसमें 8 बिट होती हैं, तो उसके हिसाब से चलता है ये, है ना। तो कभी भी आपको ना एग्जैक्ट नहीं मिलता है, वैसे तो आजकल बाइट्स पर सेकंड में आपको देने लग गए हैं, लेकिन बिट्स पर सेकंड में होता है एक्चुअली में। तो हम बोलते हैं 40 MBPS की स्पीड आएगी, तो उसमें आपको देता है कि 40 की पूरी आ जाएगी जी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि वो बाइट्स पर सेकंड में बोल रहा है। जहां पुरानी बात करें, अगर टेलीफोन से जब हम इंटरनेट चलाते थे, तो वो बिट्स पर सेकंड होता था, स्पीड होती थी 5 MBPS 10 MBPS की, लेकिन आती कितनी थी, KB में आती थी वो, क्योंकि वो डिवाइड हो जाती थी 8 से, क्योंकि वो बिट्स पर सेकंड में आती थी और बोलते थे वो बाइट्स पर सेकंड में। तो इसके हिसाब से चलती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बैंडविड्थ। अब हम देखते हैं डिवाइसेस के बारे में। तो डिवाइसेस अगर हम बात करें, तो बिल्कुल स्क्रैच से अगर बात करें, कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, राइट, और इस कंप्यूटर को मुझे कनेक्ट करना है दूसरे कंप्यूटर से, ठीक है। एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, ये मान लेते हैं लैपटॉप है हमारे पास। तो इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है, तो कौन बताएगा क्या कर रहे हैं, करेंगे। क्रॉस केबल। क्रॉस केबल, क्योंकि सेम डिवाइस है, ठीक है, चलो क्रॉस केबल लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, लैन पोर्ट में। लैन पोर्ट में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों के पास क्या है, लैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर भी लैन कार्ड होगा, इसके अंदर भी लैन कार्ड होगा, है ना। तो लैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। और चूंकि ये आपके सेम डिवाइसेस हैं, तो सेम ही पोर्ट नंबर पे काम करेंगे ये, तो इसलिए हम इसके बीच में क्या लगा देंगे, यहाँ से यहाँ पे क्रॉस केबल लगा देंगे, राइट, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, क्रॉस केबल लगा देंगे और इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। अब मान लेते हैं एक और कंप्यूटर आ गया मेरे पास, अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, रिंग नेटवर्क बनाना, स्विच कनेक्ट करना पड़ेगा। स्विच कनेक्ट करके। नहीं, स्विच का तो वही नहीं हुआ ना, क्या बोलते हैं, उसमें विस्तार ही नहीं वाईफाई, हुआ। उसमें वो कार्ड लगा देंगे लैन कार्ड का, ये भी कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब आप ऐसे चलो कि आप पहुंच गए हो पुरानी सदियों में, ठीक है, आपको मालूम नहीं स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, कुछ भी पता नहीं हम लोग को। तो हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, तो दो कंप्यूटर जोड़ दिए, तो हाँ हाँ, इसमें ही फिर क्या करेंगे हम लोग, एक और लैन कार्ड लगाना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। तो एक और लैन कार्ड हमें इस लैपटॉप में, डेस्कटॉप में सोच लेते हैं कि लगाना पड़ेगा। तो आपको एक और लैन कार्ड लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे तो लैन कार्ड लगा ही होगा, वहां पे फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से UTP केबल से क्रॉस केबल फिर से लगानी पड़ेगी, राइट।
तो ये तरीका है, 3 कंप्यूटर हो गए। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक और कंप्यूटर आ गया, फिर क्या करूंगा? फिर से सर लैन कार्ड लगाएंगे और फिर से फिर कनेक्ट से करेंगे। लेन कार्ड हाँ, फंडा तो यहाँ इस्तेमाल। पर करेक्ट करेक्ट, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि we have to purchase the LAN card, we have to insert the LAN card, we have to connect the LAN card in every PC in between, ठीक है। यानी कि लेकिन एक प्रॉब्लम भी है इसमें, मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर ही बंद हो गया, फिर ये इससे बात करेगा क्या? करेगा सर? नहीं करेगा। नहीं करेगा, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि आपका जो है सीरीज में कंप्यूटर जुड़ तो जाएंगे, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस है, सॉरी, तो हमारा जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम 100 मीटर्स के बीच में हो सकता है, ठीक है। हम अपनी यूटीपी कैट 6 केबल लगा रहे हैं या कैट 3 केबल लगा रहे हैं या कोई भी केबल लगा रहे हैं, ये 10 Mbps पे चल रहे हैं लैन कार्ड या 100 Mbps पे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें बार बार लैन कार्ड लगाना पड़ रहा है, और पहले के टाइम की बात करें तो उस टाइम के हिसाब से लैन कार्ड बहुत ही महंगे आते थे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग के पास मान लेते हैं कि एक वॉल सॉकेट है घर में, पावर वाला होता है ना, जिसमें आप अपना कंप्यूटर या फिर आप अपना प्रेस या कुछ भी लगाते हो, वॉल सॉकेट है ना, इलेक्ट्रिक वाला। तो एक ही सॉकेट है ये, है ना। अब आपने क्या करना है, आपने प्रेस लगानी है, ठीक है, या आपने कोई हेयर ड्रायर लगाना है, या फिर आपने कोई फोन चार्जर पे लगाना है। ये तीनों चीजें एक साथ कैसे लगाओगे? फोन चार्जर छोड़ दो, इसके अलावा हम बात करें, लाइट लगानी है आपने, कोई बल्ब लगाना है या कुछ लगाना है। एक्सटेंशन पोर्ट लगाएंगे सर एक्स्ट्रा। हाँ, एक्सटेंशन पोर्ट मान लो आया ही नहीं है, फिर क्या करोगे? तो सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, वही हाँ, समस्या वो है। पुराने जुगाड़ में क्या करते हैं, सब तारे छील के एक साथ जोड़ दोनों को एक, मतलब हर एक की एक एक तार को एक साथ जोड़ देंगे, राइट? ऐसे ही करते थे ना। यस सर। सब इकट्ठी तार लगाते थे। अगर मान लो घर में काम चल रहा है, एक घिसाई वाला मशीन लगी है, एक ड्रिल लगी है, एक साथ में कोई कटिंग वाली वायर मशीन लगी है, वो सारी मशीनों को एक साथ जोड़ने के लिए मिस्त्री लोग क्या करते हैं, वो सब आपस में अमेट देते हैं तारों को। दे विल बाइंड द वायर्स एंड पुट इनटू द सेम सॉकेट, राइट। तो एक ही सॉकेट में लगा देते हैं, तो वो एक ही साथ जोड़ देते हैं। तो अगर आप यूटीपी केबल के साथ भी कुछ वैसा करने की कोशिश करोगे तो चलने को चल जाएगा, 1 मिनट को, वैसे तो प्रॉब्लम करेगा। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, इसीलिए अदरवाइज ऐसा करना मत कभी, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि मैं लैन कार्ड नहीं खरीद रहा, मैंने क्या किया, यहाँ से एक तार ली, यहाँ से यूटीपी एक तार ली, यहाँ से यूटीपी एक तार ली, इन सबको आपस में जोड़ डाला यहाँ से, है ना, कलर कोड के हिसाब से जोड़ दिया सबको, है ना। तो उसमें क्या होगा फिर, हो सकता है ये कंप्यूटर चल जाए 1 सेकंड को, वैसे तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका सिग्नल लॉस हो रहा है। ये जो जोड़ते हैं हम लोग तारों को, सिग्नल लॉस होता है। तो जैसे इसका हमने एक्सटेंशन क्या किया कि हम एक्सटेंशन बोर्ड खरीद के लाएंगे, राइट। आप कह रहे हो कि एक्सटेंशन बोर्ड खरीद के लाएंगे, उसमें लगा लेंगे 4-5 चीजें प्रॉपरली, बजाएगी तार मेटने के, है ना। तो उसकी बजाय आप एक्सटेंशन बोर्ड खरीदोगे। सिमिलरली इन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए एक तरीका तो है लैन कार्ड खरीदे, दूसरा तरीका है ये तारों को आपस में जोड़ दे, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज है ना। तो इसकी जगह पे उन्होंने क्या इन्वेंशन किया, फिर हब का इन्वेंशन किया, ठीक है। हब क्या करती थी, तो हब भी अलग अलग टाइप की होती थी। पहली हब जो आई थी उसका नाम था पैसिव हब, ठीक है। आपको देता हूं, उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव हब। अब पैसिव हब के अंदर था क्या, वो कैसे काम करती थी, वो हमें समझना है यहाँ पर। तो पैसिव हब में क्या होता था, तो ये हब में पोर्ट्स हैं यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो द पोर्ट, दिस इज ऑल्सो द पोर्ट। ये क्या होता था, 4 पोर्ट की आती थी पहले स्टार्टिंग में जब आई थी, तो 4 पोर्ट, यानी कि 4 कंप्यूटर एक साथ जोड़ सकते हो आप, ये बोलते थे वो लोग। फिर 4 की जगह पे फिर 6 की आई, फिर 8 की आई, ठीक है, फिर आपकी 12 की आई, फिर 16 की आई, ठीक है। ऐसे ऐसे हब आई। हब वैसे 16 पोर्ट से ज्यादा नहीं आती थी, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर इंटरनली क्या होता था, अब देखो एक्सटेंशन बोर्ड में क्या होता है पता है सबको ना। एक्सटेंशन बोर्ड में क्या होता है, वो तारे न्यूट्रल वाली न्यूट्रल में, फेस वाली फेस में, ऐसे ही सब सॉकेट बना देते हैं एक्स्ट्रा, बट एक ही तार से कनेक्ट होता है ना सब कुछ। यस और नो? यस सर। है ना। तो एक्सटेंशन बोर्ड में Yes, वैसे sir. होता, वैसे ही हमारे हब में भी वैसे ही होता है। यानी कि ये इंटरनली
डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी, ठीक है, सारी तारें। बस ये है कि हमको एक प्रॉपर पोर्ट मिल गया, तो हमारा एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ दिया, एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ दिया, एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ दिया, एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ दिया। बस ये क्या था कि इंस्टेड ऑफ हमारे जो फालतू लैन कार्ड लगाने पड़ रहे थे उससे बच गए। दूसरा, इस हब को कोई पावर की जरूरत नहीं थी। जैसे एक्सटेंशन को कोई अपने आप से पावर थोड़ी चाहिए, कोई स्टेबलाइजर थोड़ी ना है ना। तो एक्सटेंशन तो क्या करती है, बस आपके एक पोर्ट की बजाय 4 पोर्ट देती है, अंदर से कोई वो पावर रेगुलेट नहीं करेगी। यानी कि आपने 5 डिवाइस लगा दी तो उसको ये थोड़ी ना बताया अगर कि वोल्टेज ज्यादा हो गई या फिर कम हो गई या फिर आपका सॉकेट गर्म हो गया तो फूक देगी सारी चीजें, है ना, खराब कर देगी। दैट विल डैमेज एंटायर ऑल द अप्लायंसेस अगर एक्सटेंशन बोर्ड आपका अच्छा नहीं है तो। और इवन उसको पावर की तो जरूरत होती नहीं। तो अगर इस टाइप्स की कोई प्रॉब्लम हुई तो एक्सटेंशन बोर्ड विल नॉट वर्क। सिमिलरली यहाँ पे कंप्यूटर्स भी कैसे जोड़ दिए गए, पैसिव हब से जोड़ दिए गए। लेकिन इसका फायदा ये था कि भाई एक्स्ट्रा लैन कार्ड नहीं खरीदने पड़ रहे हमको। दूसरा, हब के ऊपर कोई पावर देने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि ये सिंपल एक डब्बा है, बस लाया, आप कंप्यूटर की तारें लगाई और चल पड़े बस। इसको कोई पावर नहीं देनी, वी डोंट हैव टू गिव एनी पावर, नथिंग, कुछ भी नहीं देना उसको, ठीक है। तो ये थी आपकी पैसिव हब, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या होता था, सिमिलरली अगर इसने किसी को पैकेट भेजा, वो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ठीक है, सबको जाएगा। ये बोलेगा ये पैकेट मेरा नहीं है, ये बोलेगा मेरा पैकेट नहीं है, मैं ये बोलेगा मेरा पैकेट नहीं है, ये बोलेगा अच्छा मेरे लिए भेजा था, ठीक है भाई मेरा पैकेट है। लेकिन क्या हो रहा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आती है निकल के इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, 1 to all। क्या मतलब है, 1 to all, ठीक है। तो हमारी जो हब होती है, पहली बात तो वो ब्रॉडकास्ट पे काम करती है ना, ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी पे काम करती है। 1 to all यानी पैकेट आया सबको भेज दो, उसको नहीं मालूम कुछ भी, वो कुछ नहीं कर सकती, वो कहती है ठीक है भाई, कोई पे करंट आया, जैसे एक्सटेंशन क्या करती है, करंट आया सबको दे दो, है ना, किसको कितना चाहिए उसको नहीं पता कुछ भी। अगर आपको वो चीज चाहिए तो फिर स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। वैसे ही एक्टिव हब आएगी हमारे पास जिसका कुछ और काम होगा। लेकिन पैसिव हब जो थी उसमें कोई पावर की जरूरत नहीं, सिर्फ एक डब्बा सा है, प्लग एंड प्ले बोलते हैं जिसको, पीएनपी डिवाइस, है ना, कि उठाया लगाया और चल पड़ा। तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, कौन सी वाली, मल्टीपल लैन कार्ड वाली प्रॉब्लम। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी सभी को जा प्रॉब्लम रही क्या है, है, देखो, हाँ जी, सभी को डेटा जा रहा है, जिसको जरूरत नहीं उसको भी जा रहा है। हाँ वो तो जा ही रहा है, ये तो प्रॉब्लम है ही है। लेकिन इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है, इस भाई साहब ने, मान लेते हैं ये सारे 10 Mbps पे जुड़े हुए हैं, है ना, मान लेते हैं ये सारे जो पीसी हैं 10 Mbps पे जुड़े हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये पीसी ने डेटा भेजा 10 Mbps पे, कितने Mbps पे भेजा, 10 Mbps पे। ये डेटा यहाँ भी गया, 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 तो ये सारा डेटा डिवाइड हो गया ना। मतलब जैसे हमारा यहाँ पावर आती है और अगर 5-6 अप्लायंस में चली जाएगी तो 220 वोल्ट वो वाटेज में खा जाएगा ना, एम्पियर में खा जाएगा उसको, सबको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर व्हेन दिस कंप्यूटर सेंड्स द डेटा, एवरीबडी रिसीव्स दोज डेटा एंड, यानी कि वो जो बैंडविड्थ उसने भेजी थी वो डिवाइड होगी, क्योंकि हब क्या कर रही है, सारी पोर्ट आपस में कनेक्ट है उसके अंदर से, तो क्या कर रही है, डेटा आया सब पे कॉपी कर दिया, तो सब पे कॉपी कर दिया या सबको भेज दिया। यहाँ पर क्या आपकी बैंडविड्थ, अगर मान लो एक कंप्यूटर ने आगे भेजा था और आगे 5 कंप्यूटर लगे थे, तो 10 डिवाइड बाय 5 यानी कि 2 Mbps का डेटा, यानी कि आपका जो डेटा मिला, इसको मिला 2 Mbps का, इसको मिला 2 Mbps का, इसको मिला 2 Mbps का, इसको मिला 2 Mbps का। इसने मना कर दिया मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। लेकिन यहाँ से मिला किसको, इस वाले बंदे को। भेजा कितने पे था, 10 पे, मिला कितने पे, 2 पे, तो हमारी बैंडविड्थ क्या हो गई, डिवाइड हो रिड्यूस हो गई, गई। है ना, रिड्यूस जी हो गई, डिवाइड हो गई आपकी। तो ये तो सर, ये प्रॉब्लम है। सिग्नल लॉस जैसा ही है, हाँ, सिग्नल लॉस। काइंड ऑफ सिग्नल हमारे कम हो गए, वीक हो गए, लूज हो गए, जी। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बंदे बैठे थे खींचने वाले, है ना। तो समझा उसकी समझा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आई, एक्टिव। एक्टिव हब आई। अब एक्टिव हब ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक्टिव हब ने क्या किया, एक्टिव हब ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं काम तो हब जैसा ही करूंगी प्रॉपर, ठीक है, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, लेकिन मैं इसके अंदर क्या करा है, यहाँ पर एक चिप लगा दी और इसके अंदर पोर्ट जोड़ दी ऐसे, इस तरीके से,
और यहाँ पे एक छोटी सी चिप लगा दी। अब बजाय कि ये सारी पोर्ट आपस में कनेक्ट होने के, ये सारी पोर्ट किससे कनेक्ट होने लगी? इस चिप से। और ये चिप के अंदर क्या था? कुछ नहीं था, छोटा सा एम्पलीफिकेशन चिप लगा था, ठीक है, एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल को, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, जब चिप लगी है तो इसको पावर भी देना पड़ेगा, तो ये अडेप्टर से चलेगी, पावर अडेप्टर से चलेगी, राइट और नॉट? जी जी। तो ये आपका पावर अडेप्टर लगाया, एक्टिव हब बन गई, और बजाय की तारें आपस में कनेक्ट होने से वो एम्पलीफिकेशन चिप पे चली गई। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा था, यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा था, यहाँ भी लगा था, यहाँ भी लगा था। अब इस वाले पर्सन ने वही काम किया, इसने इसको डेटा भेजना है, तो इसने डेटा फेंका 10 Mbps पे, इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया। लेकिन अब इस बार इसने क्या किया कि जब इसने 10 Mbps पे फेंका तो वो डेटा किसके पास गया? चिप के पास। अब चिप ने सेंस कर लिया कि कितने बंदे नीचे कनेक्टेड है, कितनी पोर्ट पे पीसी लगा हुआ है, उसने सेंस कर लिया। उसने देखा अच्छा 3 पे लगा है, इसने भेजा कितने पे था? 10 पे। उसने 10 को मल्टीप्लाई किया, 30 बना दिया बैंडविड्थ को, 30 Mbps बना दिया। और इसके पास मिली 10, इसको मिली 10, इसको मिली 10। इसने कहा मेरा नहीं है पैकेट, इसने कहा मेरा नहीं है पैकेट, इसने कहा ठीक है भाई मेरा था। तो इसने भेजा कितने पे था? 10 पे। इसको मिला कितने पे? 10 पे। प्रॉब्लम सॉल्व। जी ठीक है, तो एक्टिव हब का प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया? अभी भी प्रॉब्लम वो है ब्रॉडकास्ट वाली, क्योंकि ब्रॉडकास्ट तो हो रहा है, अभी भी सब पे जा रहा है डेटा, है ना, 1 to all ही हो रहा है। लेकिन सिर्फ हमारा फायदा क्या हुआ यहाँ पर? बैंडविड्थ थोड़ी जो हमारी लॉजिकली डिवाइड हो रही थी उससे निजात मिल गई, एम्पलीफिकेशन हो गई। आई बात समझ में सबको? एक्टिव और पैसिव हब में क्या डिफरेंस है? तो अगर कोई इंटरव्यूअर पूछे आपसे कि एक्टिव और पैसिव हब में क्या डिफरेंस है या क्यों आई थी ये, तो आपके पास अच्छे से आंसर होना चाहिए उस बात का। जी जी। ठीक है, चलो अब एक्टिव पैसिव हब तो हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या बची? प्रॉब्लम बची हमारे पास ब्रॉडकास्ट वाली बची, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? दूसरी प्रॉब्लम भी जान लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कोल्यूजन। क्या बोलते हैं? कोल्यूजन। कोल्यूजन मतलब भिड़ंत, है ना। अब मान लो सिंगल हाईवे है आपका, सिंगल लेन हाईवे है ना, तो उसमें क्या होगा? सामने से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी जा रही है, क्या होगा? जाएंगे, भिड़ंत हो जाएगी, है ना। जाएंगे सर। हाँ, तो सिमिलरली आपके जो डिवाइसेस हैं ये वाले, यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका? एक ही लेन है मान लेते हैं हम लोग, यानी कि ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करती हैं, या तो सिंप्लेक्स पे तो नहीं करती। ये आपकी सारी डिवाइसेस बाय डिफॉल्ट हाफ डुप्लेक्स पे काम करती हैं। और अगर हाफ डुप्लेक्स पे काम करेंगी तो हमारे पास क्या है? एक ही रास्ता है जाने का। और उस केस में भी क्या हो रहा है कि अगर एक ही रास्ता जाने का है और सेम ही टाइम पे, अब हम मान लेते हैं ऐसा कि सेम ही टाइम पे, कहाँ गया मेरा माउस, एक सेकंड। हाँ, सेम ही टाइम पे आपने इस पीसी ने भी डेटा भेज दिया और सेम ही टाइम पे इस पीसी ने भी भेज दिया। जब इन दोनों ने भेजा तो अंदर से तो ये कनेक्टिविटी एक ही है ना आपकी, तो दोनों को जाकर के अगर सेम टाइम पे भेज दिया तो क्या हो गया? हमारे डेटा का कोल्यूजन हो गया, राइट। और जब कोल्यूजन होता है तब हमारी एक चीज काम करती है इस कोल्यूजन को, हाँ अनुज आप सही बोल रहे हो, मैंने सिर्फ वैसे ही बता दिया उसको बोलने के लिए, ठीक है, होता वही है वो, लेकिन मैं जस्ट इनको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पे क्या है कि आपके जो इंटरनली कनेक्टिविटी है यहाँ पर, ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे, यानी कि प्रॉब्लम होगी। तो कोल्यूजन यहाँ पर मेन चीज क्या काम करता है? यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी काम करती है जो इस कोल्यूजन को होने से रोकती है और साथ में इस कोल्यूजन को अवॉइड करवाती है। तो होती है आपकी CSMA CD, इसको हम बोलते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोल्यूजन डिटेक्शन। एक सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं? CSMA CD। यस। तो ये क्या होता है? अच्छा, इस पे यहाँ पे ना कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि CSMA CD। अब देखो, पहली बात तो ये नाम से पता लग रहा है आपको, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोल्यूजन डिटेक्शन, है ना।
कैरियर मतलब जो रास्ता, कैरियर मतलब हमारी तारें, केबल्स, पोर्ट, डिवाइस, हब, वो उनको सेंस करेगा। मल्टीपल एक्सेस मतलब जो मल्टीपल एक्सेस होने की कोशिश हो रही है एक बारी में उनको, और सीडी का मतलब कोलिजन डिटेक्शन, और कोलिजन को डिटेक्ट करेगा कि कोई कोलिजन तो नहीं है हमारे नेटवर्क में। तो जो हमारा कोल्यूजन को डिटेक्ट करता है वो कौन करता है? आपका लैन कार्ड करता है, यानी कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हर पीसी में लगा हुआ है, हर कंप्यूटर के पास वो पावर है कि वो कोल्यूजन को डिटेक्ट करता है। और फिर अब कोल्यूजन में होता क्या है, मान लेते हैं कि दो कंप्यूटर के बीच में कोल्यूजन हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर दो कंप्यूटर के बीच में कोल्यूजन हुआ भी तो वो सारा कोल्यूजन क्या हो जाएगा, सब पे कॉपी हो जाएगा, क्योंकि हब तो अंदर से हर जगह जुड़ी हुई है ना। तो ये सारी पोर्ट पे कोलिजन, यानी कि पूरी की पूरी हब में कोलिजन हो जाएगी। अब पूरी हब में कोलिजन होने के बजाय सारे पीसी चोक हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और कोलिजन में होता क्या है एक्चुअली में, आपका कोलिजन में क्या होता है कि आपकी जो एक एक टाइम पे जो डेटा जा रहा था वो सब रुक जाएगा, ठीक है। वो डेटा जाएगा ही नहीं, थोड़े टाइम के लिए रुकेगा, वेट करेगा कि कोई और भेज तो नहीं रहा, फिर दोबारा स्टार्ट होगा। तो उसमें आपका डिले, चोक भी हो सकता है डेटा, नेटवर्क। तो उस केस में ये प्रॉब्लम आती है। तो कोलिजन जो है हमारा हब में क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, क्योंकि वो हर पोर्ट के ऊपर जाएगा और पोर्ट अंदर से सारी कनेक्टेड है, तो सारी पोर्ट के ऊपर कॉपी हो जाएगा। अगर दो कंप्यूटर के बीच में भी हुआ, या फिर एक कंप्यूटर में ही हो गया किसी रीजन से, किसी स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर हो गया, तो भी वो क्या हो जाएगा, कोलिजन चोक हो जाएगा आपका, मतलब उधर हो जाएगा। तो ये CSMA-CD क्या करता है, उसी लैन कार्ड यानी कि उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर काम करता है, उसी स्पेसिफिक लैन कार्ड यानी कि जो हमारा पीसी होगा उसी के ऊपर काम करेगा और कोलिजन को डिटेक्ट करेगा। अगर अगर हो भी गया तो वो थोड़ी देर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और फिर रुक के दोबारा से डेटा भेजने की कोशिश करेगा और सेंस करेगा कि भाई कोई भेज तो नहीं रहा। अगर उसको लगेगा मीडिया खाली है, कैरियर खाली है, तो कहेगा ठीक है चलो मैं भेज देता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? हाँ यार सर समझ में। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे क्या की थी, एक तो हमारे हब में ब्रॉडकास्ट होता है, दूसरा हमारे हब में कोलिजन का भी प्रॉब्लम है। क्यों कोलिजन का प्रॉब्लम है? कि अगर किसी पोर्ट पे कोलिजन हुआ वो सब पे कॉपी हो जाएगा। सॉरी। सर हाँ जी। लेकिन जो हम लोग जब ये पैसिव हब में या एक्टिव हब में जब ये हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो डेटा इधर उधर जगह पे कॉपी होने की तरह बस डायरेक्टली एक ही डिवाइस से वो हम लोग ये नहीं कर सकते कम्युनिकेशन? वो समझ में नहीं आ रहा था क्या सीन है। क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। आप क्या बोला आपने? जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे हम लोग को कम्युनिकेट करना है, तो आपने कहा कि वो सारे डिवाइस पे कॉपी करेगा। हाँ। तो वो वी कैन नॉट डायरेक्टली जस्ट कम्युनिकेट विद वन डिवाइस, वो सारे डिवाइस पे क्यों कॉपी करना है? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं ना, हब कर रही है। क्योंकि हब क्या कर रही है, देखो हमने तो भेजा था उसी पे। जैसे अगर इस कंप्यूटर ने कंप्यूटर नंबर 1 है और ये कंप्यूटर नंबर 5 है, एक सेकेंड, तो ये कंप्यूटर नंबर 1 है, कंप्यूटर नंबर 5 है, इन दोनों ने आपस में बात करनी है, इसने तो उसी को भेजा था। पर जब वो पैकेट हब के ऊपर गया, हब को तो पता नहीं किसके लिए है ये पैकेट। हब के पास तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं ना ऐसी कि वो भाई इसके लिए पैकेट ये स्पेसिफिक बंदे को ही भेजूंगी मैं। तो उसको तो पता ही नहीं, उसने क्या किया, उठा करके सबको फेंक दिया, क्योंकि उसकी सारी तारें अंदर से आपस में जुड़ी हुई थी। राइट और नॉट? ओके। ठीक है। तो ये आपका जो है कोल्यूजन होता है, ना कि कोलिजन। ISN वाला नहीं है, ये याद रखना, कोल्यूजन होता है ये वाला, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है या अलग अलग है सर? थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है वैसे एक ही तरीके की। बट वो कोलिजन जो बोलते हैं वो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, और कोलिजन जो है हम नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। COLLISI वाला जो है वो हम इंग्लिश में यूज करते हैं उसको किसी और बोलने के लिए अपनी कम्युनिकेशन को। और जो कोल्यूजन है वो हम यहाँ पे, ये जो मैंने स्पेलिंग लिखे हैं COLLUSION वाला, ये हम नेटवर्क में यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है वही कि आपके दो बंदों के बीच में या दो उसमें डिसएग्रीमेंट या कुछ टकरा जाना या कुछ, ठीक है, इलीगल कोऑपरेशन
बिटवीन टू डिवाइसेस। अगर आप इसको सर्च मारोगे तो ऐसा नंबर दिखाएगा, बट कोलिजन का मतलब यहाँ पर क्या है, डेटा एक बारी में दो बंदों के साथ टकरा जाना, या फिर एक बारी में दो बंदे बोलना। अगर मान लो एक ही क्लास में दो बंदे खड़े हैं, है ना, दो टीचर खड़े हैं और दोनों एक साथ बोलें, तो आपको किसी की भाषा समझ आएगी? नहीं आएगी ना समझ, तो एक एक करके बोलना पड़ेगा। सिमिलरली उसी को कोलिजन बोलते हैं बस, ठीक है। एक ही बारी में दो बंदे बोलते रहे, अभी मैं एक अकेला बोल रहा हूँ, साथ में और कोई 4-5 लोग बोलते रहे पीछे से, या दूसरा भी बोलता रहे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो उसी उसी को कोलिजन बोलते हैं यहाँ पे, कि एक कंप्यूटर भेज रहा था डेटा, उसी टाइम पे किसी और ने भेज दिया। हब क्योंकि अंदर से सारी कनेक्टेड थी, उसने सब पे फेंक दिया, वो पहले से ही फेंक रहा था कोई डेटा, तो वो सारा आपस में जुड़ गया। तो फिर क्या हुआ, वो हर पोर्ट पे कोलिजन हो गया आपका, या उस दो कंप्यूटर के बीच में कोलिजन हो गया स्पेसिफिकली, ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक डाउट रहता है जो इंटरव्यू में पूछते हैं, कि आपका जो कोलिजन होता है वो कौन करता है, मतलब कौन स्टॉप करता है या कौन उसको प्रिवेंट करता है। या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि CSMA-CD कहाँ रन होता है। तो कभी भी ये मत बोल देना कि सर स्विच पे या हब पे रन होता है। हमेशा CSMA-CD कहाँ रन होता है, आपके निक कार्ड पे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपके पीसी में होगा, लैपटॉप में होगा, ठीक है। वो सारी पोर्ट खुद पे, उन पे वो चेक करती हैं, कोलिजन को डिटेक्ट करती हैं, और उसी हिसाब से उसको प्रिवेंट करती हैं कि कुछ देर रुक जाओ, ठीक है भाई, अभी हम बाद में भेजेंगे डेटा। कोलिजन को यानी खत्म करने के लिए CSMA-CD आया था। हाँ, CSMA-CD आ जाता है। जो वही हो गया ना, मान लो दोनों क्लास टीचर एक बारी में बोल रहे थे, तो आप क्या करोगे, कोई एक बंदा होना चाहिए ना, तो प्रिंसिपल आगे बोल रहा है, भाई प्रिंसिपल कौन है, CSMA-CD, वो कह रहा है ऐसा है भाई, एक एक करके बोलो, या थम जाओ, दोनों रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा, तो दोनों रुक गए। जब शांत हो गया सब कुछ, जब सबको मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तब उन्होंने बोला अब एक बंदा बोलेगा, फिर एक बंदा बोलना शुरू किया, तो कोलिजन हट गया, है ना। तो इस तरीके से CSMA-CD काम करता है आपका, कि वो कुछ देर के लिए रुक जाएगा, डेटा भेजना ही बंद कर देगा और चुप हो जाएगा, और जब उसको दिखेगा कोई नहीं बोल रहा है, अब बोलूंगा मैं, ठीक है। या फिर कहने का मतलब, एक क्लास टीचर पढ़ा रहा था और बाहर जो है आपका कुछ पत्थर टूट रहे हैं, किसी चीज की आवाज आ रही है, तो जब तक आप वेट करोगे ना कि भैया आवाज बंद होगी, तब आप पढ़ाना शुरू करो। तो वो चीज है, सिर्फ CSMA-CD उसी चीज का काम कर रहा है, कि रोकने का काम कर रहा है, कि इन केस कुछ ऐसी डिस्टरबेंस है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको प्रिवेंट करे, रोके, उसको कैरियर को सेंस करे कि हमारे रास्ते में कुछ है तो नहीं ऐसा, अगर है तो थोड़ा रुक जाते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो होता है आपका कोलिजन। इतनी कहानी समझ आई सबको? यस सर। इसके बाद हमारे पास अब देखो, ये देखो कोलिजन हो रहा है यहाँ पर, ब्रॉडकास्ट हो रहा है यहाँ पर, है ना। और जैसे अभी आपने बोला कि एक कंप्यूटर जो है सबको डेटा भेज रहा है, लेकिन मेरे को भेजना किस पे है, स्पेसिफिक वाले पर्सन पे। मैं तो चाहता हूँ मेरा डेटा सबको ना मिले, सिक्योरिटी इशू भी तो है। मतलब मैं जो डेटा भेज रहा हूँ वो सबको मिल रहा है, वो तो बाई चांस वो अच्छे लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अगर उसकी जगह पे हैकर बैठा होता तो वो तो कहता अच्छा डेटा आया, ले लो भाई, इसको कैप्चर कर लो, और कैप्चर करके इसको डिकोड करो कि क्या भेज रहा है ये, कोई पासवर्ड तो नहीं भेज रहा बैंक का, या कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या है कि यहाँ पर हमें कोई डिवाइस चाहिए जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है। हमारा डेटा सब पे ना जाए, एक स्पेसिफिक पर्सन पे जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास डिवाइस आई यहाँ पर। हब के बाद देखो, अच्छा पहले उसके बाद चलो वो वाली चीज के एक और, पहले तो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लेते हैं मेरे पास एक ही हब लगी है, ठीक है, और इस हब में मेरे पास यहाँ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, हब की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है। और ये एक्टिव हब मान लो, ठीक है। और एक और मेरे पास हब है, इसमें भी मेरे पास कंप्यूटर्स लगे हैं। मान लेते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर पे लगी है हब, और ये फर्स्ट फ्लोर पे हब लगी हुई है। दो मेरे पास फ्लोर हैं, यहाँ पे 20 पीसी बैठे हुए हैं, यहाँ पे 10 पीसी बैठे हुए हैं, 10 कंप्यूटर, ठीक है। इन दोनों हब में ये जो ग्राउंड फ्लोर पे लगी है, या ये फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे जहां भी लगी है, ये दोनों जो फ्लोर्स हैं, इन दोनों को आपस में बात भी करनी है। तो मैंने क्या किया, इस हब को इस हब से जोड़ दिया, ठीक है। यानी कि ये कंप्यूटर इससे भी बात कर पाएगा, यस और नो? यस सर। है ना? यस सर। हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मान लेते हैं कि इस हब में कोलिजन हो गया, ठीक है,
इस वाली हब में, ग्राउंड फ्लोर वाली हब में कोलिजन हो गया, लेकिन ये हब सही चल रही थी, ये दोनों, ये सारे लोग आपस में कंप्यूटर में डेटा भेज रहे थे, अभी नीचे कोई भेज नहीं रहा था, आपस में भेज रहे थे, सही चल रहा था सब कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ, वो कोलिजन यहाँ आया, यहाँ से यहाँ फैला, वायरस की तरह यहाँ फैला, फिर यहाँ फैला, ये पोर्ट से होते हुए वो इस हब के अंदर भी आ गया, यहाँ पहुंच गया, फिर इस पे पहुंच गया, फिर इस पे पहुंच गया। लेकिन हुआ क्या कि ग्राउंड फ्लोर का कोलिजन फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, जहां पे भी हब लगी थी वहां भी पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इंटरकनेक्टेड थी ये, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या आया, ब्रिज आया, नया डिवाइस आया जिसका नाम था ब्रिज। ठीक है, अब ये ब्रिज क्या करता था, ये क्या करता था, दो नेटवर्क के कोलिजन को अलग रखता था, यानी कि ये दो पोर्ट का ही आता था। ठीक है, इसमें दो पोर्ट होते थे वैसे तो, ये कुछ मान लेते हैं यहाँ पे ये ब्रिज है मेरा। ठीक है, अब इसमें क्या करते थे हम लोग, इंस्टेड ऑफ ये तार हमने डायरेक्ट जो हब से जोड़ी थी, ये हम कब कहाँ जोड़ देंगे, एक इसमें जोड़ देंगे ब्रिज में, इसकी वाली इसमें जोड़ देंगे ब्रिज में। अब ये ब्रिज क्या करेगा, कोलिजन को तोड़ेगा, ब्रॉडकास्ट को नहीं तोड़ेगा। ब्रॉडकास्ट तो अभी भी सेम है, यानी कि इसने पैकेट भेजा, वो पैकेट सब पे जाएगा, ब्रॉडकास्ट को नहीं तोड़ेगा, सिर्फ कोलिजन को तोड़ देगा। ठीक है, तो कोलिजन को ब्रेक कर देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इस वाले ग्राउंड फ्लोर पे कोलिजन होता है तो इस वाले फ्लोर पे कोलिजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बीच में ब्रिज लगा दिया। ठीक है, तो ब्रिज क्या करता था, पर पोर्ट कोलिजन रखता था, यानी कि इस पोर्ट का कोलिजन इसी तक, इस पोर्ट का कोलिजन इसी तक, इसको दूसरी पोर्ट पे नहीं भेजता था। और इसके अंदर सिर्फ इसका डिसएडवांटेज क्या था, ब्रिज का दो ही पोर्ट होते थे इसमें। और ये कोलिजन रोकने वाला काम करता कैसे था, इसके अंदर एक चिप लगी होती थी, एम्प्लीफिकेशन चिप नहीं, एक दूसरी चिप होती है जिसको हम बोलते थे एसिक चिप। ठीक है, एसिक होती है आपकी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये एसिक चिप लगी होती थी, छोटी सी बहुत, मतलब कम, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग करी होती थी। अगर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं लोग, उनको पता होगा, गेट्स होते हैं, है ना, एंड गेट, नैंड गेट, एक्सओर गेट, तो वो आईसी में यूज होते हैं, आपकी चिप में यूज होते हैं। तो नैंड गेट, एक्स गेट, एक्सओर गेट, वो उस टाइप से आपकी चिप बनी होती है। तो ये क्या करती थी, ये चिप हिसाब रखती थी कि इस पोर्ट पे अगर कोई कोलिजन है तो वो दूसरी पोर्ट पे ना जाए। तो वो सारा काम कौन करता था, ब्रिज करता था। तो अगर हमारे पास हब के मल्टीपल नेटवर्क थे तो उनका कोल्यूजन एटलीस्ट बचाने के लिए हम लोग ब्रिज का इस्तेमाल कर लेते थे। आई बात समझ में? अब ब्रिज के बाद, ब्रिज का प्रॉब्लम क्या था, अच्छी बात तो थी ब्रिज के अंदर कि भाई ये कोल्यूजन जो है ना तोड़ दिया इसने, लेकिन अब क्या किया इन्होंने, ब्रिज के जैसा ही एक डिवाइस बना दिया जिसको हमने नाम दिया स्विच। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं इसको स्विच, अदरवाइज इसका नाम है स्विच। तो इसको स्विच को कई बार हम ना पुराने टाइम पे मल्टीपोर्ट ब्रिज के नाम से भी बोलते थे। मतलब ये काम ब्रिज के जैसा ही करता था, बट ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट ब्रिज, या इसको इंटेलिजेंट ब्रिज के नाम से भी बोल दिया जाता था। वैसे इसका नाम आज के डेट में स्विच ही बोलते हैं इसको प्रॉपरली, बट इसको इंटेलिजेंट ब्रिज, मल्टीपोर्ट ब्रिज ऐसा भी बोल देते थे। ठीक है, या इंटेलिजेंट ब्रिज ऐसे भी बोल देते थे। तो इसके अंदर क्या थी, दो से ज्यादा पोर्ट होती थी, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर आपकी 4, 8, ठीक है, 16 इस तरीके की पोर्ट्स आती थी आपकी स्विच के अंदर, 32, 48 से डिपेंड करता है। तो इस तरीके की स्विच में पोर्ट आती थी। और इसमें फायदा क्या था हमारा, स्विच के अंदर जितनी भी पोर्ट हैं उन सबका कोल्यूजन सेपरेट हो गया सबसे पहले तो, जैसे ब्रिज के अंदर होता है। यानी कि जितनी भी स्विच की पोर्ट्स हैं, हर पोर्ट का कोल्यूजन सेपरेट हो गया। यानी कि इन केस इस पोर्ट और इस पीसी के बीच में कोल्यूजन हो जाता है तो वो कोल्यूजन इसी पोर्ट तक सीमित रहेगा। कौन सी पोर्ट तक? इस वाली पोर्ट तक ही सीमित रहेगा, दूसरी पोर्ट पे नहीं फैलेगा, इन्फेक्ट नहीं करेगा बाकी की पोर्ट को। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि स्विच के अंदर आपकी एक चिप लगी होगी जिसको हम लोग एसिक चिप बोलेंगे, जो चिप आपकी ब्रिज में लगी थी। ठीक है, और इसमें जो तारे हैं, इसमें जो वायर्स हैं इंटरनली, वो डायरेक्ट एसिक चिप से कनेक्ट हैं सब लोग, ताकि आपकी इंटरनली एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो हमारी स्विच के साथ सॉल्व हुई कि हमारा जो कोल्यूजन था वो पर पोर्ट हो गया। क्या हो गया? पर पोर्ट हो गया हमारा कोल्यूजन, क्योंकि हर पोर्ट का अपना अपना कोल्यूजन हो गया आपका, बजाय कि पूरे हब में, पूरे स्विच में फैलने की बजाय वो अपना अपना हो गया।
दूसरा इसमें यहाँ प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ कि एक तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट स्विच भी ब्रॉडकास्ट पे ही काम करता है, यानी कि कोई पैकेट आया सब पे फेंक देगा वो, लेकिन स्विच के पास एक पावर और है कि वो यूनिकास्ट कर सकता है। ब्रॉडकास्ट तो हमने समझा 1 to all, यूनिकास्ट क्या होता है 1 to 1, है ना, 1 to 1। तो यूनिकास्ट कर सकता है, इट कैन डू यूनिकास्टिंग। अब वो किस बेस पे करेगा वो अभी हमने समझना है, ठीक है। तो स्विच जब आया हमारा, वो मल्टीपोर्ट ब्रिज, इंटेलिजेंट ब्रिज के नाम से बोल दिया गया उसको, ठीक है। और उसने क्या किया, कोल्यूजन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, सब पे कोल्यूजन होने की बजाय अपने अपने पोर्ट पे कोल्यूजन छोड़ दिया उसने। ये हमारा एडवांटेज था स्विच का। अब क्या हुआ देखो, जो आपका स्विच है इसके अंदर क्या है कि जितनी भी पोर्ट्स हैं, जितनी भी पोर्ट्स हैं, ये इसके अंदर एक इंटेलिजेंट सी और आ गई। इसके अंदर खाली एसिक चिप ही नहीं थी, बल्कि इसके अंदर मेमोरी भी थी। वो मेमोरी में क्या होता था आपका, इसके अंदर स्टोर करके रखता था। कैसे, यूनिकास्ट करने के लिए। मान लेते हैं ये हमारे पास एक पीसी है, ये हमारे पास एक पीसी लगा हुआ है, ये हमारे पास एक पीसी लगा हुआ है, ये हमारे पास एक पीसी लगा हुआ है। अभी क्या हो रहा है, इन हर पीसी के ना एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। नहीं, आईपी एड्रेस की बाद में बात करेंगे, हार्डवेयर एड्रेस, मैक एड्रेस, यानी कि मैक एड्रेस, जिसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं। मैक एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। तो मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये आपका जो एड्रेस होता है ये 48 बिट का होता है, 48 बिट, ठीक है। 48 बिट का एड्रेस होता है ये, ठीक है। और ये एड्रेस जो है ना यूनिक होता है आपका, यानी कि हर डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है। दो डिवाइसेस का सेम मैक एड्रेस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम मान के चल लेते हैं यहाँ पर कि आपके जो ये वाला जो डिवाइस है, ये वाली जो पीसी है, इसका मैक एड्रेस ए है, इस वाले पीसी का मैक एड्रेस बी है, ऐसा मान के चल लेते हैं। वैसे तो 48 बिट का नंबर होता है ये A2F, क्योंकि हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है। अब बाइनरी और हेक्साडेसिमल क्या होती है, थोड़ा सा खुद से स्टडी करना, नहीं तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। वैसे पता ही है सब लोगों को नॉर्मली। तो बाइनरी होती है 0 to 9 और हेक्साडेसिमल होता है A2F, यानी कि A उसमें 10 होता है और F होता है 15। तो एक्चुअली में 0 से 15 वैल्यू होती है ये। और बाइनरी बोले तो 0 to 9 अगर खाली बाइनरी में डिनोट कर रहे हैं किसी चीज को, और हेक्साडेसिमल में बोले तो 0 to F, यानी कि 0 to 9 वही रहेगा, A to F आ जाएगा, ठीक है। तो मैक एड्रेस के अंदर ये सारे लेटर होते हैं आपके, यानी कि 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, और A to F के अंदर कुछ भी हो सकता है। उसको 48 बिट में बना करके आपका मैक एड्रेस दिखाई पड़ता है। कैसा दिखता है वो भी हम देखेंगे। तो मान लेते हैं इसका मैक एड्रेस वो कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि A है, इसका B है, इसका C है, इसका D है। अब ये पीसी ने पैकेट भेजा D के लिए, यानी कि ये PC1 था, ये PC4 था, राइट। PC1 ने PC4 के लिए पैकेट भेजा, यहाँ पे आया, ये पैकेट गया इस चिप के पास, ठीक है। नॉर्मली तो क्या होगा, जब ये पैकेट ये भेजेगा तो इसको पता होगा मेरा सोर्स आईपी क्या है, यानी कि सोर्स में कौन हूँ, ठीक है। कहाँ से आ रहा हूँ, पीसी नंबर 1 से आ रहा हूँ, और डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, पीसी नंबर 4 पे जाना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सोर्स मैक भी देखेगा यहाँ पर, ये सोर्स मैक मतलब मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक भी देखेगा। लेकिन अभी इसने 4 नंबर पीसी से बात करी नहीं, कभी भी करी नहीं, तो ये करता है यहाँ पर इसको मालूम ही नहीं है कि उसका क्या है। तो पहली बार क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट ही करेगा ये, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। लेकिन जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा तब स्विच इंटेलिजेंट काम करेगा। ये स्विच इंटेलिजेंट क्या काम करेगा, कहेगा मेरी पोर्ट नंबर 1 के ऊपर मैक एड्रेस बैठा है A, ये लिस्ट बना लेगा, यहाँ पर टेबल बना लेगा, जिसको हम मैक टेबल या कैम टेबल के नाम से जानते हैं। मैक टेबल मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेबल, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं कैम टेबल, यानी कि कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल, ठीक है। इसको किसी नाम से भी बुला सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इंटेलिजेंटली काम कर रहा है। जब पहली बार कम्युनिकेशन होगी उस टाइम पे पहली बार तो ब्रॉडकास्ट ही होगा, लेकिन पहली बार के बाद ये स्विच ने क्या किया, टेबल बना के रख लिया। बोल रहा अच्छा मेरी पोर्ट नंबर 1 पे A बैठा है, पोर्ट नंबर 2 पे B बैठा है, पोर्ट नंबर 3 पे C बैठा है, पोर्ट नंबर 4 पे D बैठा है। इसने टेबल बना लिया अपने पास। अब क्या हुआ, जब अब इस पर्सन ने इस पर्सन से बात करनी थी, तब इसके पास पैकेट आया, इसके पास स्विच की चिप के पास
तो इसने पूछा हेलो भाई कहाँ से आए हो, कहता मेरा मैक एड्रेस ए है और मैं पोर्ट नंबर 1 से आया हूँ। कहता ठीक है, जाना कहाँ है, कहता पोर्ट नंबर 4 पे जाना है और उसका मैक एड्रेस डी है। तो कहता ठीक है भाई, मैं डी चेक करता हूँ कौन सी पोर्ट पे है। तो उसने सिर्फ मैक एड्रेस बताया कि मुझे डी वाले मैक एड्रेस पे जाना है। ठीक है, तो उसने बोला डी तो बैठा हुआ है 4 नंबर पोर्ट पे। तो उसने क्या किया, वो पैकेट उठा करके सीधा कहाँ फेंक दिया, डी पे दे दिया। तो पहले सिक्योरिटी में रीजन में क्या हो रहा था, सब पे जा रहा था वो पैकेट, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, यूनिकास्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेबल, क्योंकि ये स्विच इंटेलिजेंटली दिस टेबल को क्रिएट करके अपने पास रख पा रहा है कि भाई ये टेबल मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है। अच्छा, इस टेबल के हिसाब से, तो इस टेबल के हिसाब से हमारे पास क्या होगी, यूनिकास्टिंग होगी, राइट। सर लेकिन पहली बार जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो अभी भी सिक्योरिटी इशू है ही। हाँ, लेकिन आप देखो क्या होता है, ये टेबल कब बनता है, तो ये आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर। तो दो तरीके हैं टेबल बनाने के, या तो पहली बार ये पीसी को पिंग करे या कम्युनिकेट करे, जिसको हम पिंग भी बोलते हैं ना। पिंग में हम टेस्ट करते हैं ना कि पैकेट वहां तक जा रहा है कि नहीं। पिंग एक छोटा सा कमांड है जिससे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर CMD खोल के दिखाऊं अगर आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोला मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लिखूं अगर पिंग google.com, ठीक है। तो ये google.com को पिंग कर रहा है, रिप्लाई आ रहा है वहां से, यानी कि उस IP तक रीच हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि पिंग अगर हम यहाँ से यहाँ करेंगे पहली बार, तो पहली बार जस्ट फॉर फर्स्ट पैकेट, यानी कि ये जो पहला पैकेट है ना, ये वाला पहला, जैसे 4 बारी पिंग किया इसने, तो ये पहले पैकेट के टाइम पे बस तब ब्रॉडकास्ट होगा, क्योंकि दूसरे पैकेट में तो ये टेबल बना चुका होगा। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे ही हम स्विच लगाते हैं और उसमें एक कंप्यूटर जोड़ते हैं जिसके ऊपर पहले से IP डला हुआ है, ठीक है, IP। अब IP एड्रेस की हम बात करेंगे, जो कि आपका 192.168 इस तरीके से नजर आते हैं, आप लोगों को पता है सब लोगों को, बट मैं उसमें डिटेल में बात करेंगे IP एड्रेसिंग क्या होती है, क्यों होती है, कौन सा IP होता है, क्या होता है, सब डिटेल में करेंगे। तो इनके ऊपर जैसे ही IP डला हुआ है कंप्यूटर के ऊपर, और आज जैसे ही आपने पोर्ट पे कनेक्ट किया, इमीडिएटली स्विच लर्न कर लेगा। तो यानी कि बिना डेटा भेजे ही, जैसे ही आपने IP वाला PC आपके स्विच के पोर्ट में लगाया, तभी ये मैक एड्रेस टेबल बन जाता है। तो उस केस में तो डेटा हमने कोई भेजा ही नहीं। अब लेकिन क्या होता है कि क्योंकि इस PC को ये नहीं मालूम कि मेरा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट जाती है जिसको हम बोलते हैं ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये ARP कौन चलाता है, PC चलाता है, ठीक है। स्विच नहीं चलाता, स्विच को तो पता ही नहीं ARP क्या होती है, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर की लेयर पे आती है। हम लेयर्स की भी बात करेंगे, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7, ठीक है। तो OSI मॉडल की बात करेंगे हम लोग डिटेल में अभी। लेकिन ये ARP जो है एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो आपकी PC चला रही है। PC क्या कह रही है कि भाई मेरे पास सोर्स IP है, सोर्स मैक है, डेस्टिनेशन मैक नहीं है, डेस्टिनेशन IP है, यानी कि जिससे बात करनी है आपको उसका नाम तो पता है, उसका एड्रेस नहीं पता आपको, ठीक है। एड्रेस मतलब हार्डवेयर एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस मतलब मैक एड्रेस। तो वो उसको लाने के लिए पहली बार ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। तो पहले बार अगर ये PC नंबर 1 ने PC नंबर 4 से बात करनी है, तो ये बोलेगा मैं एक फ्रेम भेज रहा हूँ, या एक सेगमेंट या फ्रेम, एक पैकेट भेज रहा हूँ, जिसको हम फ्रेम बोलेंगे वैसे एक्चुअली में। उसमें अपना क्या लगाएगा, सोर्स IP लिखेगा, उस फ्रेम के अंदर क्या लिखेगा, साथ में डेस्टिनेशन IP लिखेगा, सोर्स मैक लिखेगा, डेस्टिनेशन मैक में क्या डाल देगा, क्वेश्चन मार्क डाल देगा। कहता मुझे नहीं पता। तो जैसे ही ये पैकेट आएगा स्विच के पास, स्विच कहेगा भाई कहाँ से आए हो, कहता पोर्ट नंबर 1 से आया हूँ। कहता क्या मैक है आपका, कहता सोर्स मैक A है। कहता जाना कहाँ है, कहता पता नहीं। कहता पता नहीं। स्विच के जब स्विच को ये पैकेट मिलेगा कि मेरे को पता नहीं डेस्टिनेशन मैक कहाँ जाना है, तो वो क्या करेगा, फिर स्विच ब्रॉडकास्ट कर देगा। उस केस में स्विच क्या करेगा कि भाई डेस्टिनेशन मैक तो क्वेश्चन मार्क है भाई इसका, एक्चुअली में वो क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता, वो होता है FFF। वो मैक एड्रेस उसके केस में क्या लगा देता है, FFF लगा देता है। FF का मतलब जो आपका मैंने बताया, ये ब्रॉडकास्ट, ये जो आपका जो लास्ट वाला जो बिट है, यानी कि जो हेक्साडेसिमल है, सारे वैल्यू F कर देता। इस F का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। तो वो ब्रॉडकास्ट वाले में वो बोल देगा भाई किसी का भी मैक एड्रेस को दे दो, तो वो क्या करेगा, स्विच क्या करेगा, उस टाइम पे सबको फेंक देगा
देखा भाई जिसका आईपी ये हो वो बंदा रिप्लाई कर दे इस आर्प का, ठीक है। तो इसका आईपी मान लेते हैं, इसका 10.1 था आईपी और इसका 10.4 था, ठीक है। तो फ्रेम के अंदर, पैकेट के अंदर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी तो था। तो 10.4 के बाद जब ये पहुंचा, कहता भाई कहाँ से आए हो, कहता मैं 10.1 से आया हूँ। कहता मैक एड्रेस कहता है ए है। तो जैसे ही इसने ए है तो इसने अपना आर्प तो पूरा कर लिया, ठीक है। कौन से पीसी ने, 4 नंबर पीसी ने। लेकिन जैसे ही इसने कहता तुमको क्या चाहिए, कहता मेरे को भाई तेरा मैक एड्रेस चाहिए। कहता ठीक है भाई ले ले। तो टेबल तो अपडेट हुआ ही हुआ, ये तो अपडेट हो ही रहा है पीछे से बैकएंड पे। अब इन दोनों ने अपने अपने आर्प टेबल भी मेंटेन कर लिए। तो अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, आर्प टेबल हर पीसी में होता है। अगर मैं कमांड लाइन में जाऊंगा ना अपने यहाँ पर, यहाँ पे कमांड होती है ARP-A। जैसे ही आप चलाओगे तो देखो इतने सारे मैक एड्रेस दिखा रहा है। आर्प का मतलब होता है आईपी से मैक लाना, आईपी के होते हुए मैक को लेकर के आना दूसरे वाले। अब जैसे मैंने बोला था ना FFFFF, ये देखो ये FFFFF वाला जो है, ये क्या है, ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। वैसे मैक एड्रेस दिखेगा कैसा, इस तरीके का दिखेगा, और सब यूनिक होंगे, सब कोई सारे एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या मैक एड्रेस जिसको इसने कम्युनिकेट करा होगा ना, इस पीसी ने, मेरे पीसी ने, उन सब के मैक एड्रेस इसने लाके अपने पास रख लिए टेबल में, ठीक है। ताकि जब ये दूसरी टाइम मान लेते हैं 192.168.1.7 को पैकेट भेजेगा मेरा कंप्यूटर, तब उसको पता होगा डेस्टिनेशन मैक क्या है। और जब वो भेजेगा तो जब ये स्विच पे जाएगा, स्विच को पता होगा टेबल में कि ये कौन से पोर्ट पे है, तो स्विच क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा फिर सीधा, वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको सोर्स मैक मिल गया, डेस्टिनेशन मैक मिल गया। क्योंकि जो स्विच हमारा डिवाइस है वो लेयर 2 डिवाइस है, यानी कि मैक एड्रेस को समझ सकता है, आईपी को नहीं समझता स्विच, ठीक है। पीसी हमारा लेयर 7, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7 डिवाइस तक है। वो तो सब कुछ कर सकता है पीसी तो, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें लैन कार्ड है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन हमारा जो स्विच है वो आपका मैक एड्रेस को ही समझ सकता है। तो उसने बोला सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक है तो बताओ, मैं यूनिकास्ट कर देता हूँ। अगर इसमें से कोई एक चीज मिसिंग है, कहता फिर मैं तो ब्रॉडकास्ट करूंगा, ठीक है। आई बात समझ में इतनी? यस सर। ठीक है। देखो थोड़ी सी ट्रिकी चीजें हैं, लेकिन ये एक्चुअल में समझ आ रही है आपको कि एक्चुअल में स्विच काम करता कैसे है रियलिटी में, ठीक है। बहुत से लोगों को, इंटरव्यूअर को भी नहीं पता होता कई लोगों को कि एक्चुअली में स्विच काम करता कैसे है, क्या क्या होता है। तो ये जो मैक टेबल है आपका, ये बहुत जरूरी है। तो यूनिकास्टिंग होगी बशर्ते हमारा कैम टेबल सही से बना होना चाहिए। और वो पहली बार तो भैया ले गई टाइम, क्योंकि हर पीसी अपना आर्क पूरा करता है ना। यानी कि 2 बंदे मिले, एक दूसरे का नाम जाना, फिर एक दूसरे का एड्रेस जानेंगे ना। तो वही वाली बात है कि 2 पीसी जब वेरी फर्स्ट टाइम, अब वेरी फर्स्ट टाइम में हैकर तो नहीं बैठे होंगे ना आपके। अगर मान लो कंप्यूटर लगाया, पहली बार कंप्यूटर लगाया, आप आईटी टीम में थे, पहली बार आपने जोड़े, पिंग किया, तो उस टाइम पे तो कोई हैकर था ही नहीं। वो तो आपने एम्प्लॉय बिठाया, एम्प्लॉय बैठने के बाद वो कोई गलत बंदा था, उसने कुछ हैक करने की कोशिश करी, वो तो कहानी बात की हो गई ना। और जब तो हमारा स्विच पकड़ ही लेगा, क्योंकि उसको पता है सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक कौन सा है, तब तो वो यूनिकास्ट ही करेगा। वो फर्स्ट टाइम जब आप नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी हर एक पीसी जो है आर्प करके बैठ जाएगा, ताकि फर्स्ट टाइम जो है उसको ध्यान रहे, ठीक है। लेकिन देखो हैकिंग वाली कहानी अलग है, उस वाले तरफ को नहीं जाऊंगा मैं। वो हम कर सकते हैं, मैं स्विच को उल्लू बना सकता हूँ, स्विच को मैं फ्लड कर सकता हूँ, अटैक कर सकता हूँ, मैक फ्लडिंग अटैक कर सकता हूँ, वो अलग कहानी है। तो उस वाले केस में नहीं जाएंगे हम लोग। वो अगर जिसको सिक्योरिटी में जाएंगे, जब हैकिंग में जाना है जिसको, फिर वहां समझोगे आप डिटेल में, तो वो वाला मैं इसलिए बता पा रहा हूँ आपको कि मैंने आपका जो है सिक्योरिटी प्लस करा हुआ है सर्टिफिकेशन, और साथ में मैंने हैकिंग वाला भी करा हुआ है। तो इसीलिए मेरे को हैकिंग का भी अंदाजा है अच्छे से। CEH की बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग और सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन करा हुआ है मैंने। CH का सर्टिफिकेशन नहीं करा हुआ है मैंने, बट पढ़ा हुआ है अच्छे से। ओके, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कहानी की एक्चुअल में स्विच यूनिकास्ट कैसे करता है। तो इंटरव्यू में आपसे यही पूछ सकते हैं, पूछेंगे मैक एड्रेस क्या होता है, कैम टेबल क्या होता है, यूनिकास्ट कैसे होता है स्विच में, आर्प हमारी काम कैसे करती है, आर्प के अंदर सोर्स आईपी जाता है कि डेस्टिनेशन आईपी जाता है, आर्प ब्रॉडकास्ट होती है कि यूनिकास्ट होती है। तो आप हमेशा बताना इसका आंसर, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये वाला। पूछेगा आर्प यूनिकास्ट होती है कि ब्रॉडकास्ट होती है, तो आप बोलोगे कि सर फर्स्ट टाइम आर्प ब्रॉडकास्ट होती है, जब उसका रिप्लाई आता है तो यूनिकास्ट आता है। क्यों? इसने बोला मेरा नाम राम है, मेरा एड्रेस
ABCD दिल्ली है, ठीक है, और मेरे को बात करनी है शाम से। जब शाम के पास पैकेट पहुंच गया, कहता अच्छा तू शाम है दिल्ली वाला जिसका एड्रेस ABC है, ठीक है। अब ये रिप्लाई कर रहा है कि अच्छा भाई मेरा एड्रेस जो भी है XYZ। तो इसने तो उसी को रिप्लाई किया ना शाम को, तब रिप्लाई में ब्रॉडकास्ट की बजाय यूनिकास्ट गया। लेकिन पहली बार जब इसने पूछा तो इसने तो फेंक दिया था मुझे नहीं पता भाई शाम कौन है ना। तो ये बात याद रखना है इंटरव्यूज में कि आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो है कि ARP यूनिकास्ट होती है कि ब्रॉडकास्ट। तो आप बोलोगे whenever a PC starts a ARP it will be always broadcast with the destination MAC FFFFFFF, and whenever the ARP replies comes it will be always unicast because the destination person already knows the MAC address of the source। समझ आई बात? तो इसको बार बार रिपीट करके सुनना और लिख लेना ठीक है वीडियो में जब। तो ये चीज याद रखना आप ARP के बारे में, और कैम टेबल के बारे में याद रखना कि यूनिकास्ट कैसे होता है, क्योंकि उसको टेबल को पता लग जाता है कि भाई कौन से मैक पे जाना है, और स्विच मैक एड्रेस समझता है। तो जब स्विच के पास फ्रेम आता है वो फ्रेम को खोलता है, सोर्स मैक देखता है, डेस्टिनेशन मैक देखता है, डायरेक्ट उसी पोर्ट पे भेज देता है। तो बजाय की ब्रॉडकास्ट होने से हमारा पैकेट यूनिकास्ट हो जाता है। आई बात समझ? अब बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? हम OSI मॉडल शुरू करेंगे कल को, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे अपना कैसे कैसे हमारे पैकेट और भी मूव होते हैं, लेयर 1 में क्या होता है, लेयर 2 में क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, और स्विच के अलावा राउटर भी देखेंगे हम लोग। और कोलिजन और ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा और आपसे पूछूंगा ताकि आपको कोलिजन और ब्रॉडकास्ट वाला जो है ना वो क्लियर हो जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। वो एक डायग्राम सा बना देंगे, पूछेंगे भाई इसमें कितने कोलिजन है कितने ब्रॉडकास्ट है, तो वो वाला चीज मैं आपको कल क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो वो अलग अलग डिवाइसेस बना देंगे, कहीं पे स्विच जोड़ देंगे, कहीं पे राउटर जोड़ देंगे, कहीं पे बीच में हब जोड़ देंगे, और फिर पूछेंगे अलग अलग टाइप से कि कोलिजन कितना है, ब्रॉडकास्ट कितना है। तो पहले हम राउटर के बारे में भी पढ़ लें, राउटर फायरवॉल मतलब डिवाइस एज अ डिवाइस के तौर पे। तो वो आसान है, मुश्किल स्विच ही है हमारा जो ढंग से समझना होता है हमें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप वाला काम कर लो यार, ये लिंक भेज दो सबको जिसके पास है। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो एवरीवन वाले चैट में डाल दो, सबको डाल दो एवरीवन करके। जी जी सर। ठीक है सर ये कॉन्सेप्ट तो थोड़े क्लियर हो रहे हैं, मगर अभी भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन है ARP ये सारी चीजें। तो होगा धीरे धीरे क्लियर होगा, मैं समझ सकता हूँ। हाँ सर, ARP जैसे आपने कहा कि ये वो ब्रॉडकास्ट वगैरह करके पहली बार और फिर यूनिकास्ट करता है, तो हाँ। पिंग भी उसी का थोड़ा बहुत काम करता है, वो जैसे डायरेक्टली वो पहली बार जब हम पिंग करते हैं तो ARP पीछे से चलती ही चलती है। अच्छा, इसके अलावा सर और भी कोई है कमांड्स जो ये काम निपटाते हैं? नहीं 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 नहीं, सिर्फ ARP है, एक अलग से एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। एक और होता है RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, लेकिन वो यहाँ नहीं काम करता, वो जब हम DHCP चलाते हैं तब काम करता है RARP, क्योंकि ये क्या ला रहा है, IP से MAC ला रहा है। जब हम MAC से IP लाएंगे उसको रिवर्स ARP बोलेंगे, लेकिन वो कहाँ यूज होती है वो अलग कहानी है, ठीक है। RARP का मतलब होता है रिवर्स ARP, ARP का मतलब होता है ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ARP तो आपकी जब पहली बार पिंग करते हो ना, तो कई बार क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे नेटवर्क वर्ल्ड में, जब राउटर से या स्विच से पिंग करने की कोशिश करते हैं तो पहला पैकेट ना मिस हो जाता है। तो क्यों मिस हो जाता है? इसीलिए मिस हो जाता है कि पहली बारी में वो ARP पूरा कर रहा होता है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे पिंग किया था कमांड प्रॉम्प्ट में, तो आपने देखा था कि सारे चारों पैकेट एक बारी में पिंग हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ARP जो मेरे गेटवे है उसकी पूरी हो चुकी थी, इसलिए। तो इसीलिए इसने क्या किया, सीधा चारों पैकेट रिप्लाई कर दिए। लेकिन नहीं तो पहला पैकेट मिस हो जाता, बाकी के 3 आते अगर पहली बार ARP पूरी होती तो, ठीक है। तो चाहे पिंग करो पीछे से चलना RP है, मतलब पहली बार कुछ भी टाइप का कम्युनिकेशन होएगा ARP तो पीछे चलेगी ही चलेगी, क्योंकि एक बार ARP चलनी है। ARP का टेबल PC में बनना है या राउटर में बनना है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना, ARP टेबल PC में बनता है, स्विच में नहीं बनता।
स्विच में तो कैम टेबल बनता है जिसके अंदर पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस होता है। आर्क टेबल में क्या होता है? आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, वो भी दूसरे का, अपना नहीं, दूसरे का। ये चीज कंफ्यूजन, थोड़ी सी डिफरेंस ध्यान रखना बस। ठीक है जी, और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन किसी का? एक ग्रुप बनाया किसने? सर मैंने मुर्तुजा। ओके मुर्तुजा, तो कल मैं आपसे करते हैं बात इसके बारे में, ग्रुप के बारे में फर्दर। बाकी सब लोग ये ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है? ज्वाइन नहीं हो रहा है, लिंक क्लिक कर रहा हूँ, लोडिंग आ रहा है। भाई करवाओ भाई, जिसने बनाया है वो बताएंगे भाई साहब आपको। ऑलरेडी मुझे तो दिख रहा है 13 पार्टिसिपेंट्स आ गए अंदर। करो, देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। नहीं तो आप अपना नंबर, जिसका ज्वाइन नहीं हो रहा है ना गाइस, इधर ही डाल दो नंबर चैट में, मैं ऐड कर देता हूँ सबको। हाँ, जिसका ज्वाइन नहीं हो रहा है वो मुर्तुजा को नंबर भेज दो अपने चैट से, वो आपका नंबर उस ग्रुप में ऐड कर देगा। एवरीवन में मत भेजो स्पेसिफिक को भेजो। आ गए सर, आ गए ऑलरेडी, मैं डालना शुरू कर देता हूँ। हाँ, कॉपी कर लो, नहीं तो ये ग्रुप बंद में हो जाएगी, तो जाके फिर बंद हो तो जाएगी चैट। सबको नंबर दिखेगा ही। हाँ, एवरीवन में मत भेजो, स्पेसिफिक बंदे को भेजो यार। सर जी आप जो पढ़ाए वही एक काम करता हूँ, रिपीट हो रहा है। हाँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो जो ग्रुप के कंटेंट्स जो है देखेंगे, जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके नंबर दिख जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो दिख ही जाएंगे वैसे, वो कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ मैं, उसको आसानी होगी इसलिए। हाँ थैंक यू। मुझे भी कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो रहा था तो इसलिए मैंने शेयर किया। कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ, इधर सेलेक्ट कॉपी नहीं हो रहा है इस चैट में से, तो मैं मेरा नंबर देता हूँ, उसमें मुझे पिन कर देना, मैं सबको ऐड कर देता हूँ। हाँ वो सही और अच्छा रहेगा। नहीं हो रहा है ऐड, मैंने कर दिया। हाँ, जिसका हो रहा है यार वो हो जाती है, देखो। हाँ ये सही रहेगा भाई, ये सही है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं और कंटिन्यू करेंगे कल। रुक जाएगा फिर। हेलो, हाँ, रुक जाता हूँ मैं भी 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। वरुण सर आप भी ज्वाइन हो जाओ इस ग्रुप में। हाँ वो तो करेंगे, आप पहले, अब सब लोग हुई ज्वाइन, फिर बात करते हैं बाद में। सर और एक 2-3 बंदों को एडमिन भी बना देते तो कोई और ये हाँ बना दो भाई, किसी को और को भी एडमिन बना देना जो बनना चाहे। वरुण सर एक बात बताना, जैसे हमने कंसोल केबल अगर बाय नहीं करना हो तो हम ये हाँ, ऐसे आप खुद बना सकते हैं? जैसे हाँ, आप रोल ओवर केबल बनाओगे लेकिन कन्वर्टर तो खरीदना पड़ेगा। RJ45 टू USB बफेलो कन्वर्टर आता है ना, वो खरीदना पड़ेगा। ओके। हेलो। देखो, रोल ओवर केबल का वैसे बनाने वाली का इस्तेमाल ना वहां होता है, मान लो आपको रोल ओवर चाहिए केबल किसी रीजन से, वैसे तो ऐसा कोई रीजन होता नहीं था, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, ऐसा रीजन है कि आपको 4 मीटर की केबल चाहिए और 4 मीटर की केबल बनी बनाई मिल नहीं रही है ना? फिर उस केस में आप रोल ओवर केबल खुद बनाओ, कन्वर्टर खरीदो और भैया 5 मीटर बनाओ या 10 मीटर बनाओ, क्योंकि बनी बनाई मिलती नहीं इतनी लंबी। तो उस केस की रीजन है, अदरवाइज तो कोई भी नहीं करता ऐसे। आज की डेट में तो बनी बनाई हर राउटर जब खरीदता है, 5 लाख का राउटर खरीदोगे, साथ में कंसोल केबल आएगी उसके, वो तो है ना? तो वो कोई दिक्कत नहीं। भाई कई बार हो जाता है कि अगर हाँ, मतलब अगर मान लो कट जाए, खराब हो जाए, तो उस केस में इमरजेंसी बनाना पड़ता। हाँ, पता होना चाहिए ना, लेकिन कोई बोले यार रोल ओवर केबल पता ही नहीं हमें, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल 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 सही बात है सर। हेलो। कंसोल केबल को ही रोल केबल बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसी के पीछे जो लगती है वही रोल ओवर केबल होती है। हाँ जी सर, switch will be storing that MAC address and that MAC table will be inside it, so there will be a memory also in the switch, right? Correct. So how much data it will be storing, like what So will that be the will be n number of means the memory. So that depends actually. For example, if you purchased 24 port, it will be according to that. So you can say 24 into lakh, that many addresses it can store. ठीक है? And otherwise you can say that depends on the how much port switch you are purchasing. So if you are purchasing how many ports are there, according to that it will be so much, so you don't have to worry it. Normally 24 port or 16 port switch can store lakhs of MAC addresses actually.
So the storage device will be in MBs, KBs, what it Yeah, will be? kind of internally, because these are the very small numbers that need to be stored. Okay, okay. सेव कोड में होता है भाई आपका कंट्री कोड 91 है सॉरी कंट्री कोड आपका 91 है या कुछ और है नहीं भाई +974 है हेलो Yes, हेलो सर yes, tell me. सर आपकी आवाज बीच बीच में से कट रही है सर 10-15 सेकंड के लिए आज यार मैं जहाँ बैठा हूँ सर आवाज internet आपकी का बीच थोड़ा बीच में से कट रही है करेक्ट यश द प्रॉब्लम इज मेरे पास इंटरनेट आज बहुत बढ़िया नहीं, मैं कहीं और बैठा हूँ इसीलिए आई एम समवेयर एल्स, दैट इज द रीजन इंटरनेट इज नॉट करेक्ट एट माय एंड. ओके सर या मुझे लग रहा है सर मेरा ये प्रॉब्लम लग रहा था इसलिए पूछ रहा हूँ मे भी आपका भी हो सकता है. मैंने तो अपना बता दिया. क्योंकि बाकी किसी ने नहीं बोला तो उन लोगों को सबको सुन रही है. सर मैं सर नहीं एक्चुअली सेम क्वेश्चन मेरा भी था में जो आईएसपी है ना मेरे शहर में जो आईएसपी है उस आईएसपी का मैं एज सर हेलो मेरे शहर में जो आईएसपी है ना उस आईएसपी में एज ए एरिया मैनेजर काम करता हूँ वो पूरा शहर का इंटरनेट मैं यहाँ से संभालता हूँ तो मेरा कैसे हो सकता है अच्छा तो तुम कंफर्म कर रहे हो मैं मैनेजर के तौर पे सही हूँ कि बॉम्बे नहीं? की कंपनी है सर मैकॉन ब्रॉडबैंड बोल के उसमें ठीक है गुड नाइस. नहीं सर मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है आपका प्रॉब्लम समझ रहा नहीं मेरे को आज तो मेरा ही होगा यार बिकॉज आई डोंट हैव द राइट इंटरनेट. और मैंने अपना 3 बार राउटर रिस्टार्ट कर प्रॉब्लम लिया. ऐसा है अभी 8 बजे मेरा नाइट शिफ्ट चालू होता है जो चालू हो चुका है. ओके हेलो ओके आई एम लिसनिंग. यस योर वॉइस इज ऑडिबल. अभी जो 8 बजे मेरा नाइट शिफ्ट चालू होता है जो चालू हो चुका है. हाँ गुड. हाँ तो अभी मेरा बैच मतलब शिफ्ट चालू हो चुका है मेरा. अभी मैं 1.5 घंटा लेट हूँ. मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कंपनी में कि मैं 1.5 घंटा लेट आ जाऊंगा. कोई बात नहीं, करना पड़ता है, इट हैपेंस. तो अपना अभी क्लास खत्म हो गया तो मैं आउट कर दूं सर? यस डेफिनेटली यस यू कैन गो. अभी डे शिफ्ट भी चालू है नाइट शिफ्ट भी चालू है दोनों खत्म है. राइट. Okay guys, then thank you sir. I think we can stop and we will continue tomorrow. Till then, take care. Bye. Good night. Good night guys, take care. Good night sir. Good night sir. Good night guys.